हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैवलियर इंडिया पुणे। तो दोस्तों चलो कंटिन्यू करते हैं। हम मॉडर्न हिस्ट्री के पीआई को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है, कुछ 20 क्वेश्चंस का। नाउ ठीक है, 21वें क्वेश्चन से हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये है, यहाँ पे देखो, ये 2015 का क्वेश्चन है। ये एनडीए फर्स्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन एलिमेंट अमंग। ठीक, क्या ढूंढे हमें कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तीनों में एक जैसा क्या है कॉमन एलिमेंट अमंग राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिरी, है ना। इन तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन एलिमेंट क्या है। ठीक है, एंड यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि ये तीनों कौन है, रिवोल्यूशनरी है। ठीक है, ये तीनों क्रांतिकारी थे, राइट। अब यहाँ पर हमें पूछा है कि तीनों का कॉमन क्या है। इसमें लिखो, दे थ्रू ए बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन अप्रैल, ठीक है, 1920। ठीक है, क्या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने बॉम्बिंग की थी। ठीक है, तो इन्होंने बॉम्बिंग नहीं की थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बिंग किसने की थी, भगत सिंह ने की थी, राइट। भगत सिंह थे, ठीक है, और उनके साथ साथ बटुकेश्वर दत्त भी थे। ठीक है, तो इन तीनों ने नहीं की थी, ठीक है, इन्होंने की थी। आ रहा है समझ में। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा इनकरेक्ट है, इससे राम प्रसाद बिस्मिल का कोई लेना देना नहीं है। स्टेटमेंट बी, दे वेयर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द स्वराज पार्टी, बिल्कुल नहीं हो सकता। स्वराज पार्टी जो है, ठीक है, वो कब बनी, वो बनी यस, ठीक है, 1923 में। और उसके फाउंडर मेंबर जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे, और मोतीलाल नेहरू के साथ साथ सीआर दास भी थे, बैरिस्टर चित्तरंजन दास, जिन्हें देशबंधु भी कहा जाता है, वो थे सीआर दास, राइट। एंड एनी हाउ ये दोनों कोई रिवोल्यूशनरी वगैरह नहीं थे। पंडित मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है, ठीक है, एंड सीआर दास, हमें अच्छी तरह से पता है ये मॉडरेट्स थे, है ना, मवार थे, ठीक है, मॉडरेट्स थे, प्रेयर एंड पिटिशन वाले थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मार्ग वाले थे, इनफैक्ट ये एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है, दे वेयर द फाउंडर्स, ठीक है, ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआरए, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी, राइट, एचआरए, है ना। तो इसमें ये थे तीनों के तीनों फाउंडर मेंबर्स। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा फंसने के चांसेस है, क्योंकि अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो देखो हमें देखना है कि कॉमन क्या है, राइट। तीनों में कॉमन क्या है, क्या तीनों फाउंडर थे। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल डेफिनेटली जो है वो इससे रिलेटेड है। राम प्रसाद बिस्मिल ऑफ द फाउंडर ऑफ द हिंदुस्तान, ठीक है, रिपब्लिकन एसोसिएशन। बट बाकी के दो मेंबर जो है, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिरी, वो इसमें नहीं थे। आ रहा है समझ में। उनके साथ फॉर एग्जांपल राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कौन था, एक ये थे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इवन उनको बाद में अशफाक उल्ला खान वगैरह जो थे, उनके साथ फांसी वगैरह हुई थी। ठीक है, तो बेसिकली दो नहीं थे, मतलब रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिरी जो है, ठीक है, वो नहीं है। अभी इसमें और भी नाम जोड़ने जाओ तो फाउंडर में कौन थे, तो फिर आप ये बोल सकते हैं कि जोगेश चंद्र चैटर्जी एक थे, राइट, जोगेश चंद्र चैटर्जी, मतलब राम प्रसाद बिस्मिल प्लस, ठीक है, जोगेश चंद्रा चैटर्जी, है ना, जोगेश चंद्र चैटर्जी थे। ठीक है, और सचिंद्रनाथ सन्याल भी थे, सचिंद्रनाथ, है ना, सन्याल, एंड देन राम प्रसाद बिस्मिल, ये थे। रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी उसमें नहीं थे। अरे समझ में, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है। एंड देन नीचे है, ऑफकोर्स वही आंसर बचा है, ठीक है, दे वेयर एसोसिएटेड विद द काकोरी कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, काकोरी खटला जो है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो है, डेफिनेटली, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1925 में। अरे समझ में, और 1925 में ये तीनों
राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी, और इनके साथ और थे अशफाक उल्ला खान। ठीक है, ये चार इन्होंने, और अदर कुछ सहकारी थे, बट पर्टिकुलरली ये चांद मेन थे। इन्होंने क्या किया था, उत्तर प्रदेश में काकोरी रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर सरकारी ट्रेजरी यानी खजाना जो था वहाँ से जा रहा था, तो उन्होंने ये लूट लिया था खजाना, क्योंकि उनका मकसद ये था कि ये पैसा जो है हम गोलाबारी खरीदेंगे, हथियार खरीदेंगे और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने किया था। बट बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस, ठीक है, उनके बारे में अंग्रेज़ों को पता चला बाद में, और फिर चारों को पकड़कर जो है वो उन्होंने फांसी की सज़ा दी थी। ठीक है, तो वही एक काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये तीनों भी थे। आ रहा है समझ में? तो उन्होंने वहाँ पर भी उनको शहादत मिली, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा था। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर देखो अभी ये, और 22 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ये पूछा है कि महात्मा गांधी हिंद स्वराज है ना, इज इसेंशियली क्या है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नाम की किताब कब लिखी? 1909 में, 1909 में ये गांधी जी ने किताब लिखी थी। और पूछा है कि इस किताब का विषय क्या था, किस विषय पर ये किताब आधारित, या फिर मेनली क्या है उसमें, राइट। अब यहाँ पे लिखा है ए क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न मॉडर्निटी। ठीक है, वेस्टर्न मॉडर्निटी का क्या मतलब है? जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, या फिर मोर यूज ऑफ मशीन्स। ठीक है, मशीन्स है, अदर भी फैक्ट है। ठीक है, तो गांधी जी ने जो हिंद स्वराज नाम की किताब लिखी थी उसका प्रमुख विषय यही है कि गांधी जी ने क्या किया था, पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न सोसाइटी है, वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, उसके बारे में लिखा है, उसका क्रिटिक्स किया है। और गांधी जी ने कहा है बिकॉज ऑफ, ठीक है, दिस वेस्टर्न मॉडर्निटी, ठीक है, दुनिया का जो है, मतलब इंग्लैंड का भी और पर्टिकुलरली इंडिया उनको फॉलो कर रहा है, तो इंडिया का भी जो है मोरल डिग्रेडेशन हुआ है, मोरल डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, इसलिए बेसिकली इसका विषय यही है कि क्रिटिक ऑफ द वेस्टर्न मॉडर्निटी। ठीक है, तो हमारा आंसर यही है। बट फिर भी लोग कहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं अगर ठीक से पता नहीं है तो, जैसे कि एन आउटलाइन ऑफ हिज फिलोसॉफी ऑफ सत्याग्रह, नहीं, सत्याग्रह की फिलोसॉफी जो है गांधी जी ने, ठीक है, इस किताब में नहीं दी है, वो अलग अलग अपने लेखों में अलग अलग जगह पर दी है, राइट। कोई एक पर्टिकुलर बुक भी नहीं है उसकी। ठीक है, ऑफ कोर्स हिंद स्वराज में कहीं कहीं आपको सत्याग्रह का मेंशन आ जाएगा, बट हिंद स्वराज बुक उसके बारे में नहीं है। ठीक है, हिंद स्वराज इसके ही बारे में कि भाई किस तरह वेस्टर्न मॉडर्निटी जो है, पाश्चिमात्य आधुनिकीकरण जो है वो दुनिया का नैतिक पतन कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में था बेसिकली ये। ठीक है, तो सत्याग्रह के बारे में नहीं है किताब। एन इनोवेशन टू इंडियंस टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द ब्रिटिश, नहीं, इसके बारे में नहीं है ये, राइट। एंड देन ए ब्लूप्रिंट ऑफ द ग्राम स्वराज, जैसे कि मैंने फिर कहा कि ग्राम स्वराज का मेंशन है, राइट, ग्राम स्वराज का मेंशन है, बट डिटेल में ये किताब उसके बारे में नहीं है। ग्राम स्वराज के बारे में गांधी जी की डिटेल आइडिया जो है वो सर्वोदय में आती है, राइट। उनकी जो सर्वोदय फिलोसॉफी है, सर्वोदय तत्वज्ञान जो है उसके, ठीक है, वो जो इसके जो किताब है उनकी, ठीक है, मतलब अनटू दिस लास्ट, ठीक है, ये जॉन रस्किन की जो, ठीक है, बुक है, उसको लेकर उन्होंने सर्वोदय नाम की किताब लिखी थी, उसमें ये ग्राम स्वराज वगैरह कल्पना है। ठीक है, सर्वोदय। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर जो है वो है ए क्रिटिक ऑफ द वेस्टर्न मॉडर्निटी। ठीक है, हिंद स्वराज। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2015 में बेसिकली। ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि पोचमपल्ले है ना, पोचमपल्ले या फिर पोचमपल्ली, ठीक है, इन, ठीक है, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तेलंगाना, ठीक है, प्रेजेंट डे तेलंगाना, बिकेम फेमस इन अप्रैल 1951, 18 अप्रैल बेसिकली ये तारीख थी, 18 अप्रैल 1951, बिकॉज, ठीक है, कहा है कि नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में पोचमपल्ले नाम का जो रीजन है और
अप्रैल 1951 में फेमस क्यों हो गया, किस लिए वो जाना जाता है। ठीक है, देखो, द भूदान मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड देयर बाय विनोबा भावे, भूदान आंदोलन। ठीक है, अब भूदान आंदोलन क्या था, ठीक है, विनोबा भावे ने ही लॉन्च किया था, है ना, गांधी जी के सर्वोदय फिलॉसफी पर आधारित था। ठीक है, भूदान तो यही था कि इंडिया में आपको पता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड जो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम रहा है, मतलब कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्रीकल्चर में भी, जिसे हम फार्मर बोलते हैं, तो मोर देन 40%, 40 to 45% जो फार्मर्स है या फिर पीजेंट्स है, ठीक है, या तो वो मार्जिनल है, मतलब उनके पास ज़मीन ही नहीं, या फिर बहुत ही थोड़ी है। और फिर जस्ट हम आज़ाद हुए थे तब तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा था, बिकॉज अंग्रेज़ों ने हमें देखा कि ज़मींदारी शुरू की थी, तो ज़मींदारों को ही मालिक बना दिया गया था, है ना। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वहाँ पर ज़मींदारी थी, अदर रीजन पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी, महालवारी वगैरह, राइट। तो लोगों के पास ज़मीन कम थी, एंड पर्टिकुलरली आप देखोगे तो जो समाज का पिछड़ा वर्ग है ना, दलित, आदिवासी, ठीक है, इन समाजों के पास, ठीक है, बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी। तो एक एफर्ट रहा था कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा। कम्युनिस्ट क्रांति भी इसी तरह के विचारों की होती है, ठीक है, तो वो विचार भी इंडिया में आने लगे थे। तो फिर विनोबा भावे ने एक अटेम्प्ट किया था और कहा था कि भाई जिनके पास ज़्यादा है वो खुद सामने आए और अपनी एक्स्ट्रा ज़मीन जो है वो क्या करे, हमें भूदान जो है ना का, भूदान में दान करो, हम जिनको ज़मीन नहीं उनको दे देंगे। आ रहे समझ में। तो ये पोचमपल्ली में हुआ था, राइट। इसकी शुरुआत विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश से की थी, पोचमपल्ली से। और पोचमपल्ली विलेज जो है उसको ही क्यों चुना था कि वहाँ पर जो है कुछ कम्युनल टेंशन्स हुए थे, मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो भूमिहीन मजदूर थे, ठीक है, उन्होंने एक प्रोटेस्ट शुरू की थी जो वायलेंट होने के चांसेस थे। इसलिए विनोबा भावे ने वो पर्टिकुलर प्लेस चुना और जिनके पास ज़मीन है ना, उनको आह्वान किया कि भाई इनको ज़मीन दे दो। अरे समझ में। सो पोचमपल्ली इज़ द वेल नोन प्लेस, ठीक है, रिगार्डिंग द भूदान मूवमेंट, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। बाकी जो 3 BCD जो है दैट इज़ नॉट द आंसर। फॉर एग्जाम्पल, द लैंडलेस पीजेंट रोज अप इन आर्म्स अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। देन ठीक है, अब यहाँ पर अप्रैल 1951 की बात की है, ठीक है, तब भूदान मूवमेंट शुरू हुई थी। वहाँ पे टेंशन ज़रूर हुए थे, बट यहाँ पे तुमको पर्टिकुलरली पूछा है कि अप्रैल 1951 में क्या हुआ था, ठीक है। अब तब तेलंगाना नहीं था, तब आंध्र प्रदेश नाम था, ठीक है। अब देखो, इट विटनेस वायलेंट एंटी हिंदी एजिटेशन, नहीं, एंटी हिंदी एजिटेशन कहाँ पर हुए, ठीक है, वायलेंट एंटी एजिटेशन तमिलनाडु में, राइट। पोचमपल्ली जो आंध्र प्रदेश और आपके तेलंगाना में, वहाँ पे नहीं हुआ था, तो ये भी आंसर नहीं है। एंड देन सिल्क वीवर्स कोऑपरेटिव वाज फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है, नहीं, पोचमपल्ली जो है 1951 में ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो आंसर जो है वो ए है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ सर्वोदय मूवमेंट। मैंने कहा ना, सर्वोदय मूवमेंट जो है, सर्वोदय विचार किसी के है, सर्वोदय गांधी जी, है ना, गांधी जी का विचार था सर्वोदय, राइट। और फिर गांधी जी ने सर्वोदय का क्या मतलब है कि समाज का जो, ठीक है, ऐसा घटक, ऐसा व्यक्ति, अंत का इन द सेंस लाखरी वाला, जो समाज के, ठीक है, सामाजिक स्तर पर संपत्ति के मामले में हो, प्रतिष्ठा के मामले में हो, पावर के मामले में हो, सबसे कम है उसके पास, ठीक है, गरीब से गरीब, ठीक है, दलित से भी, जो भी है, मतलब लास्ट पर्सन, ठीक है, उसका उदय होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, हमें उसके लिए ट्राई करना चाहिए। इनफैक्ट विकास की कसौटी यही है, ठीक है, कि उस तक जो है हमारा विकास पहुंच रहा है। दैट इज व्हाट द सर्वोदय फिलोसॉफी। वो काफ़ी डिटेल में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कौन सा नेता चारों में से एक ऐसा है जो सर्वोदय मूवमेंट जो थी बाद में जो शुरू की थी, उसमें विनोबा भावे थे, गांधी जी के मृत्यु के बाद, है ना, विनोबा भावे ने सर्वोदय मूवमेंट शुरू की, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नेता उसका हिस्सा नहीं था, ठीक है। अब इजी है, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल जयप्रकाश नारायण, ठीक है। देखो जयप्रकाश नारायण इनिशियली समाजवादी थे, गांधी जी के क्रिटिक्स भी रहे थे वो, बट आफ्टर, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर एट द टाइम ऑफ द भूदान मूवमेंट इन 1951 वो काफ़ी प्रभावित हुए विनोबा भावे से एंड गांधीयन थॉट से। उनको पता चला कि गांधी जी के जो थॉट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने भूदान मूवमेंट भी ज्वाइन कर ली और उन्होंने सर्वोदय भी ज्वाइन कर लिया। इनफैक्ट जो एक्टिव पॉलिटिक्स में थे तब तक उन्होंने उससे रिटायरमेंट ले ली, मतलब पार्टी पॉलिटिक्स, कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड ऑल, उससे वो दूर हो गए एंड सर्वोदय मूवमेंट जो है उन्होंने ज्वाइन की, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण सर्वोदय का हिस्सा थे। हमें पूछा है कि कौन नहीं था, नॉट एसोसिएटेड, राइट। आचार्य विनोबा भावे, ऑफकोर्स विनोबा भावे थे, इनफैक्ट ही वॉज द वन ऑफ द इनिशिएटर ऑफ दिस सर्वोदय मूवमेंट, ठीक है, तो ये भी था, ठीक है। फिर धीरेन्द्र मुजुमदार एक गांधीयन थे, गांधीवादी है ना, एंड ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द भूदान एंड सर्वोदय मूवमेंट, ठीक है, तो ये भी नहीं है। ये जीवी अप्पा राव जो है, ठीक है, ये सर्वोदय से कनेक्टेड लीडर नहीं थे, राइट। जीवी अप्पा राव जो है वो आंध्र प्रदेश के, है ना, आंध्रा के वो क्या थे, सोशल रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर, राइट। एंड वो सर्वोदय से कनेक्टेड, मूवमेंट से कनेक्ट नहीं थे, जबकि वो वुमेन एजुकेशन वगैरह इसकी बात करते थे, सामाजिक सुधारणाओं की बात करते थे, राइट, बट ही वॉजंट द पार्ट ऑफ सर्वोदय मूवमेंट। सो आंसर इज डी, गॉट इट, ठीक है। एनडीए 2015, एनडीए सेकेंड का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर पूछे हमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट खिलाफत मूवमेंट, है ना, खिलाफत मूवमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो 3 ऑप्शंस करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, बट हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना है, राइट। अब खिलाफत मूवमेंट जो है वो कब शुरू हुई थी, ठीक है, वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद शुरू हुई थी, राइट। और क्या हुआ था बेसिकली, आपको पता है कि 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो ख़त्म हुआ, ठीक है। उसमें टर्की जो है वो टर्की अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ लड़ा था। वॉर हारने के बाद फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, टर्की जो है, ठीक है, उस पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लादना शुरू किया, ठीक है। उसमें एक था कि टर्की में खलीफा था। अब खलीफा कौन होता है, मुस्लिमों का सर्वोच्च धर्मगुरु, जैसे क्रिश्चियनों में पोप होता है ना, वैसे वहाँ पर वो एक रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी हुआ करती थी, मतलब दुनिया भर के मुस्लिम्स जो है वो खलीफा को मानते थे, ठीक है, उनका वो श्रद्धा स्थान था, ठीक है। तो खलीफा जो है, खलीफा से अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, खलीफा से पावर छीन ले रहे थे, राइट, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पावर एंड ऑल। तो उसके चलते, ठीक है, दुनिया भर में उसके, ठीक है, रिफ्लेक्शंस आए थे और इंडियन मुस्लिम्स थे, ठीक है, उन्होंने भी रिएक्ट किया था और उनका ये कहना था कि टर्की को न्याय, एक, ठीक है, एक टर्की के साथ न्याय होना चाहिए एंड खलीफा जो है, ठीक है, खलीफा का रिस्पेक्ट होना चाहिए, खलीफा के कंट्रोल में जो भी चीज़ है वो उसके पास ही रहनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की थी उसका नाम है खिलाफत, ठीक है, खलीफा यानी खिलाफत, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गई थी। अब ये शुरू में, ठीक है, मुस्लिमों की मूवमेंट थी, लेकिन बाद में इसको कांग्रेस ने भी सपोर्ट कर दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ द गांधी जी, क्योंकि ये वही दौर है, ठीक है, 1919-20 में शुरू हुई थी ये मूवमेंट, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट 1920 में, ठीक है, 19 से ही वो स्टार्ट हो गई थी। और इसी टाइम आपको पता है 1920 में कांग्रेस ने कौन सी मूवमेंट शुरू की थी, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहकार आंदोलन जो है कांग्रेस ने शुरू किया था। और आपको तो पता ही है कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था 1909 में या फिर 1905 में बंगाल की पार्टीशन की, 1909 में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह दिए, है ना। तो कांग्रेस को ये पता था कि अंग्रेज जो है वो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं यहाँ पर, तो एक यूनिटी बननी ज़रूरी थी। और 1916 में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो है एक समझौता हुआ था कि भाई जो भी इंडिपेंडेंट रिलेटेड हमारी डिमांड है हम साथ में रखेंगे, हिंदू मुस्लिम को बंटने नहीं देंगे। सो इन लाइन विद दैट एग्रीमेंट कांग्रेस ने क्या किया, चलो खिलाफत भी शुरू हुई है, नॉन कोऑपरेशन भी मूवमेंट चल रही है, तो गांधी जी ने क्या किया, खिलाफत को सपोर्ट किया, आ रहा है समझ में। और फिर वो कांग्रेस खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गई 1920 से, आ रहा है समझ में। उसको लेकर ये क्वेश्चन है, ये सारा बैकग्राउंड बताना ज़रूरी था, तो अदरवाइज ये क्वेश्चन हमें ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें। अब देखो
ए ऑप्शन जो ये बताता है कि खिलाफत मूवमेंट डिमांडेड द खलीफा मस्ट रिटेन कंट्रोल ओवर द मुस्लिम होली प्लेसेस, है ना। क्या खिलाफत मूवमेंट की ये डिमांड थी कि खलीफा जो है मुस्लिम के पवित्र स्थल जो है वो खलीफा के नियंत्रण में होने चाहिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि अंग्रेज वो छीन रहे थे, है ना। तो ये जो है डेफिनेटली ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बट जैसे कि मैंने कहा हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, राइट। तो जल्दबाजी मत करो। उसके बाद देखो ऑप्शन बी, द रेडिकल ट्रेंड इन द खिलाफत मूवमेंट वाज रिप्रेजेंटेड बाय यंगर लीडर्स लाइक, ठीक है, मोहम्मद अली, शौकत अली। मोहम्मद अली, शौकत अली, ये अली ब्रदर्स, है ना, अली ब्रदर्स कहा जाता है इन दोनों को, राइट, अली बंधु, अली ब्रदर्स, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी आक्रामक तरीके से मूवमेंट को लीड किया था। उनके साथ साथ मौलाना आज़ाद जो बाद में जो कांग्रेसमैन थे, है ना, वो भी उनके साथ थे, ठीक है। क्या ये मतलब इन तीनों लीडर्स के नाम लिए तो यस, ये मूवमेंट में यंग मुस्लिम्स थे, फोर फ्रंट पर थे। सी, इंडियन मुस्लिम लीडर्स यूज्ड खिलाफत एज अ सिंबल दैट कुड यूनाइट इंडियन मुस्लिम्स कम्युनिटी, ठीक है। ये सही बात है, जैसे कि मैंने कहा कांग्रेस की धारणा यही थी, गांधी जी और अदर लोगों की, कि भाई अगर हम कॉज को सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडियन मुस्लिम्स कम्युनिटी जो है और हिंदू कम्युनिटी जो है या फिर ओवरऑल इंडिया की एकता बनी रहेगी, ठीक है, और उससे अंग्रेज़ों पर और प्रेशर भी आ जाएगा। तो यही धारणा थी। एंड डी देखो, द दिल्ली कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल खिलाफत कमिटी in 1920 decided launch of massive non cooperation, राइट। अभी असहकार आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू हुई, ठीक है, ये बात सच है, लेकिन यहाँ पे लिखा है दिल्ली कॉन्फ्रेंस, राइट, दिल्ली कॉन्फ्रेंस। क्या दिल्ली कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल खिलाफत कमेटी ने डिसीजन लिया? नहीं, दिल्ली कॉन्फ्रेंस में ये डिसीजन नहीं लिया था। ये बेसिकली आपको दिखाई देगा कि नागपुर, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था, नागपुर सेशन, है ना, उस नागपुर सेशन में ये डिसाइड हुआ था, ना कि दिल्ली कॉन्फ्रेंस में। आ रहा, यहाँ पे नागपुर सेशन होना चाहिए था। इनफैक्ट इससे पहले कलकत्ता सेशन भी हुआ था, वहाँ पर भी ये बात कही थी, लेकिन फॉर्मल लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो नागपुर सेशन 1920 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। आ रहा है समझ में जो ऑप्शन, इसलिए हमारा आंसर वही है क्योंकि हमें नॉट करेक्ट पूछा था। गॉट इट? ओके, नाउ ये जो क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, ये सब्सिडरी अलायंस जो है उस पर क्वेश्चन है। तैनाती फौज, है ना, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, उस पर यह क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि द ब्रिटिश ऑफिसर who was representative of the governor general and who lived in a state which was not under the direct British rule was called, ठीक है। तो शुरू में अंग्रेज जो है, जो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, है ना, एक एक राज्य को निगल रहे थे, तो उन्होंने कई पॉलिसी का इस्तेमाल किया और उनमें से एक पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो इस पॉलिसी का क्या मतलब है? तो ब्रिटिश क्या करते थे कभी कभी, पर्टिकुलरली शुरू में उन्होंने ये किया था कि फॉर एग्जांपल बंगाल जीत लिया था, ठीक है, और बंगाल के बगल में ही आपको पता है ये था अवध था, है ना, अवध था, अदर प्रांत भी थे, और उसके बियॉन्ड मराठा थे। तो एकदम शुरू में अंग्रेज़ों को मराठाओं से टक्कर नहीं लेनी थी, तब तक मराठा स्ट्रांग थे, ठीक है, और अंग्रेज़ों का राज्य नया नया था। तो उन्होंने क्या किया था, बीच में बफर स्टेट बनाए थे, ठीक है। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल अवध, तो अवध के नवाब को उन्होंने कहा कि देखो हम तुम्हें मराठा से बचा लेंगे या फिर अदर कोई भी पावर है उससे बचा लेंगे, बदले में तुम्हें क्या करना होगा कि हमारी फौजें जो है वहाँ रखनी होगी और उस फौज का खर्चा भी तुम करो, ठीक है, ऐसा था, फौज का खर्चा भी तुम करो, और फिर हम क्या करेंगे, अगर मराठा या फिर कोई भी तुम पर अटैक करेंगे तो हम आपको बचा लेंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। साथ में ये भी एक रिस्ट्रिक्शन होता था कि भाई आपको किसी भी अदर फॉरियन जो पावर है उसके साथ कोई एग्रीमेंट करना हो तो हमें पूछो पहले, और यूरोपियन पावर हो तो उसके साथ कोई संबंध ही मत रखो, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ साथ फ्रेंच भी थे, है ना, डच भी थे, पर्टिकुलरली फ्रेंच,
तो अंग्रेज का ये था कि उनसे कोई नाता मत रखो, उनका अगर कोई वकील आपके कोर्ट में है तो उसको वहाँ से भगा दो, ठीक है। और अंग्रेज कहते हैं कि फिर हमारा एक रीजेंट, ठीक है, रीजेंट देखो रेसिडेंट, ठीक है, एक रीजेंट या रेसिडेंट जो है वो आपके यहाँ रुकेगा, आपके कोर्ट में होगा एज अ दूत करके। तो फिर जो है हमें जो कहना है उसके ज़रिए कहेंगे, आपको जो कहना है वो करेंगे, और वो आपके पॉलिटिक्स पे इंटरफेयर नहीं करेगा इंटरनल कोर्ट में। अब ये कहने की बात थी, ये रेसिडेंट जो हुआ करता था यही असली पॉलिटिक्स करता था, सारी अंदर की बातें अंग्रेज़ों को बताता था, एंड इनफैक्ट अंदर फाइट करने का काम जो था वो रेसिडेंट का था, ठीक है। तो यही पूछा है, यहाँ पे सब्सिडियरी अलायंस का नाम नहीं लिया है कहीं पर, बट ये क्वेश्चन उस पर ही है कि ऐसा कौन सा रिप्रेजेंटेटिव था अंग्रेज़ों का जो गवर्नर का प्रतिनिधि था और संस्थानों में राजा के यहाँ रहता था, ठीक है, ठीक है, एज अ एजेंट कर, ठीक है। तो ये है, ठीक है, रेसिडेंट, ब्रिटिश रेसिडेंट। अब पढ़ते टाइम आपका कंफ्यूजन हो सकता है, रेसिडेंट एक एजेंट भी हुआ करता था, है ना। तो बहुत बार किताब में कभी कभी ही वॉज द ब्रिटिश एजेंट, ही वॉज द ब्रिटिश एजेंट, ऐसे शब्द आ सकते हैं, ठीक है। बट एजेंट नहीं, इसको बोलते थे रेसिडेंट। आ रहा है समझ में? तो इसका आंसर है रेसिडेंट। कलेक्टर वगैरह नहीं था, कलेक्टर तो जो था वो रेवेन्यू ऑफिसर था, है ना, रेवेन्यू ऑफिसर था। और ऑफकोर्स वो तो ब्रिटिश प्रांत में ही रहेगा, किसी दूसरे प्रांत में जहाँ पर ब्रिटिश का रूल नहीं है डायरेक्टली, वहाँ पे वो क्यों जाएगा, ठीक है। वाइसरॉय मतलब वो गवर्नर जनरल होता था, जी, राइट, वो खुद ही गवर्नर जनरल, जैसे कि वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन वगैरह, वो तो बॉस ही होता था पूरे इन अंग्रेज़ों का, तो वो क्यों जाएगा, एजेंट नहीं है, ठीक है। ये आंसर रेसिडेंट आंसर था इसका। देखो अब जबकि मैंने कहा है हमेशा कि किसी एरिया पर क्वेश्चन आता है, एंड अगर क्वेश्चन शुरू में सुपरफिशियल आता है, पहले नहीं पूछा है तो एकदम ऊपर ऊपर पूछते हैं, बट नेक्स्ट टाइम डिटेल में पूछते हैं। सब्सिडियरी अलायंस ध्यान में रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा देखो आप, वो डिटेल में होगा, ठीक है। तब तक ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 इज आर करेक्ट। अगेन परमानेंट सेटलमेंट पर हमने पिछला वाला जो पार्ट है उस पर 2-3 क्वेश्चन देखे थे, है ना। अब देखो यहाँ पर डिटेल में क्वेश्चन आया फिर एक बार, ठीक है। अब देखो आपको पूछा है कि क्या करेक्ट है उसमें। अब इसका आंसर आप इजीली दे सकते हो अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी है तो, ठीक है। अब देखो द परमानेंट सेटलमेंट वेस्टेड लैंड ओनरशिप राइट्स इन पीजेंट, क्या ये सही है? ऑफ कोर्स सही नहीं है, क्योंकि लैंड ओनरशिप के राइट्स किसको दिए थे परमानेंट सेटलमेंट ने? जमींदार को दिए थे। यही तो प्रॉब्लम हुआ, यही तो पूरे, ठीक है, मतलब फसाद की जड़ है कि उन्होंने जमींदारों को मालिक कर दिया। आ रहे समझ में? तो ये पीजेंट नहीं, क्या पीजेंट तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ओनरशिप राइट्स जो है ना, पीजेंट्स को उन्होंने नहीं दिए, तो एक ऑप्शन जो है हमारा कट होता है, ये करेक्ट नहीं है। सेकेंड, द परमानेंट सेटलमेंट वेस्टेड लैंड ओनरशिप राइट्स, ठीक है, इन द जमींदार्स। ऑफकोर्स उन्होंने जमींदार को राइट दिए थे, जो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज करेक्ट। देखो बहुत बार ये भी होता है, अगर आंसर नहीं भी पता है, ठीक है, तो भी अब दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। या तो जमींदार को ओनरशिप देंगे या तो फिर पीजेंट को, तो दोनों दो सही हो सकते नहीं है। तो एक दो को साथ में पकड़ो ही मत, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। थर्ड, द जमींदार हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट बाय द पर्टिकुलर डेट, जो मैंने कहा था आपको, ठीक है। परमानेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसका रेट जो था टैक्स का वो फिक्स था, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/10 वगैरह जो भी है ना, 10% वगैरह जो भी है वो देना पड़ता था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एंड फोर्थ, द जमींदार्स बेनिफिटेड ह्यूजली, ठीक है, ह्यूजली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूजली फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट वाइल द पीजेंट सफर्ड। मतलब ये कायम धारा पद्धति परमानेंट सेटलमेंट से जमींदारों को बहुत फायदा हुआ और पीजेंट जो थे वो सफ़र हो गए। अब ये सुनने में सही लगता है हमें, राइट, बट ये स्टेटमेंट भी गलत ही पकड़ना है हमें। क्यों? क्योंकि हमने पिछले ही लेक्चर में देखा था, एनडीए ने ही क्वेश्चन पूछा था कि परमानेंट सेटलमेंट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए। उसमें एक कॉन्सिक्वेंस क्या था कि कई सारे ज़मींदारों की ज़मीन चली गई क्योंकि पर्टिकुलर डेट तक वो रेवेन्यू भर ही नहीं पाए, क्योंकि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था, लोग दे नहीं रहे थे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, राइट।
तो ऑप्शन ये क्लॉज ये भी थी, अगर वो ज़मींदार नहीं दे पाता है तो उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी और ऑक्शन करके दूसरे ज़मींदार को दी जाती थी, या फिर किसी को भी जो ले सकता है। आ रहा है समझ में? तो इसमें कई ज़मींदारों का नुकसान भी हुआ, किसी का फायदा हुआ बट कई ज़मींदारों को जो है नुकसान हुआ। तो ये जो स्टेटमेंट है कि ज़मींदार बेनिफिटेड ह्यूजली, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आ रहा है समझ में? सिर्फ 2 और 3 नंबर का स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पर ओनली 2 एंड 3 नंबर का स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एनी हाउ स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट था, तो आप 1 को हटा सकते थे यहाँ से। ठीक है, अभी देखो जैसे कि हमें पता है लैंड ओनरशिप पीजेंट को नहीं थी, तो आप आंख मूंद कर इसको हटा सकते थे। यहाँ पर भी 1 लिखा है, इसको भी हटा सकते थे। तो 2 ही बचते ऑप्शन, या तो 4 ऑप्शन, ठीक है, या तो 2 एंड 3 वाला, राइट। 2 से क्लियर होता है कि ओनरशिप राइट किसको दिए थे, जमींदार को दिए थे, तो आप बिंदास्त आंसर मार सकते थे 2 एंड 3। ठीक है, तो कभी कभी ये भी मतलब एक्सरसाइज भी आपको करना है। कभी कभी पूरे स्टेटमेंट्स हम पढ़ते बैठते, लंबा लंबा, ठीक है, क्वेश्चन होता है पढ़ते बैठते, बट नीचे ऑप्शन अरे ईजी था, एक पर ही निकलता था। ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम हॉल में हमेशा टाइम प्रेशर फील होता है। आ रहा है समझ में? तब आपको ये ट्रिक यूज करनी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, जो 2015 एनडीए सेकंड में पूछा गया था, अब वो हम देखेंगे, है ना। देखो हमें ये करना है, 4 स्टेटमेंट दिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेशंस ऑफ द कॉलोनियल, ठीक है, इंडिया, ठीक है, इज आर करेक्ट। हिल स्टेशन, राइट। हिल स्टेशन में से शिमला, कुल्लू मनाली, है ना, मसूरी, कॉलोनियल इंडिया ने बनाई हिल स्टेशन, राइट। उसके बारे में क्या सही है ये हमें देखना है यहाँ पर। एक, द आर्किटेक्चर ऑफ हिल स्टेशन साउथ टू रिक्रिएट द यूरोपियन स्टाइल, ठीक है, मतलब वो हिल स्टेशन जो है वहाँ पर जो आर्किटेक्चर बनाया गया, जो बिल्डिंग बनाई गई, वहाँ पर यूरोपियन स्टाइल का इस्तेमाल किया गया। ट्रू, ट्रू, ठीक है। कौन सी आर्ट थी? गोथिक आर्ट्स, ठीक है। अब जाहिर है अंग्रेजों ने किया है तो वो, ठीक है, उनको एक अपना होमली भी फील होना चाहिए, ठीक है, इसलिए उन्होंने ऑफकोर्स यूरोपियन स्टाइल का इस्तेमाल किया। सेकेंड, हिल स्टेशन वेयर डेवलप्ड एज सैनिटेरियम्स वेयर सोल्जर्स वेयर ट्रीटेड फॉर द इलनेस, राइट। अभी हिल स्टेशन का ये मतलब ब्रिटिशों का ये था कि ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट जो था, ठीक है, क्लाइमेट जो था वो कोल्ड था, और अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे तो उनको कोल्ड क्लाइमेट की आदत थी। इंडिया की जो क्रोचिंग हीट है, ठीक है, वहाँ पर उनको काफ़ी परेशानियाँ होती, तो जब भी मौका मिलते था इसलिए उन्होंने हिल स्टेशन डेवलप किए थे, पर्टिकुलरली जो ऑफिसर्स लोग थे। एंड अगर जख्मी सैनिक है या फिर जो भी है ना, उसको अगर ठीक होना है या फिर कोई ऑफिसर बीमार पड़ता तो यूजुअली वो वहाँ पर जाते थे। आ रहा है समझ में? तो एज अ सैनिटेरियम करके ना, मतलब हीलिंग के लिए, ठीक है, वहाँ पर जाते थे। दैट इज़ ट्रू। शिमला बिकम द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है, कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जो है, ठीक है, क्या उसका वो ऑफिशियल रेसिडेंस है शिमला? यस, ठीक है, वो बन गया था कॉलोनियल टाइम में ही, ठीक है। एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट है 4 नंबर का, 1864 1864 शिमला हैड टू बी इवैक्यूएटेड बिकॉज ऑफ द टाइफॉइड एपिडेमिक, ठीक है, 1864 में शिमला खाली करना पड़ा क्योंकि टाइफॉइड एपिडेमिक आया था। आ रहा है समझ में? क्या ये स्टेटमेंट सही है? अब देखो, आपको ये लगेगा कि पहले 3 स्टेटमेंट तो काफ़ी कॉमन है, ठीक है, बट ये चौथा काफ़ी पिक्यूलर पूछा है, राइट। क्या ये सही हो सकता है, नहीं हो सकता, और हमें नहीं पता है, हम आगे चले जाएंगे। लेकिन शिमला के बारे में अगर आप पढ़ोगे, है ना, तो जब ये 3 स्टेटमेंट तो आपके पढ़ने में आएंगे ही आएंगे, चौथा स्टेटमेंट ये पर्टिकुलर ईयर पढ़ने में आएगा, 1864, क्योंकि 1864 में क्या हुआ था, शिमला को अंग्रेजों ने समर कैपिटल का दर्जा दिया था। समर कैपिटल, राइट। और समर में क्या होता था, जो भी वॉइसरॉय है या फिर बड़े बड़े अफसर है, समर में शिमला चले जाते थे, ठीक है, और वहाँ से कारोबार देखते थे समर में, क्योंकि समर में मैंने जैसे कहा कि एनी हाउ इंडिया की हीट अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं होती थी, समर में तो बिल्कुल भी नहीं,
तो समर में वो थोड़ा हिल स्टेशन में जाते थे, इसलिए वो समर कैपिटल बना था 1864। सो अगर आपको पता है कि फिर उस वो ईयर में इवैक्यूएट करने की नौबत आती तो वो बनाते ही क्यों, है ना। तो ये जो ईयर है ये समर कैपिटल का ईयर है, राइट। टाइफॉइड ऐसा कुछ हुआ नहीं था, कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उसका नहीं है, बस उन्होंने चेक किया कि आपको पता है क्या कि समर कैपिटल कब बनी शिमला अंग्रेज़ों की, तो 1864 था, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। टाइफॉइड एपिडेमिक कोई महामारी नहीं आई थी वहाँ पर, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 जो है करेक्ट स्टेटमेंट है और वही जो है हमारा आंसर है। देखो ऑप्शन बी जो है ना, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये जो है हमारा, ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर 1, 2, 3। एनी हाउ कौन से भी ऑप्शन में जो है वो चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है ही नहीं है, तो आपको हिंट भी मिल जाएगी 1-2 स्टेटमेंट की, तो भी आप उसको ये कर सकते थे, ठीक है, और सही आंसर पकड़ सकते थे बाय यूजिंग द एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, अब देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि द सेनिया ट्रेडिशन यानी सेनिया परंपरा, ठीक है, इज क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या ये म्यूजिकल ट्रेडिशन दैट एमर्ज फ्रॉम द कॉलोनियल आर्मी दैट इज सेना, ठीक है। सेना आपको लगेगा कि कॉमन ही है, क्या ये ऐसी कोई कॉलोनियल उपनिवेशिक, ठीक है, पद्धति है जो आर्मी से निकली है। आर्मी में सेनिया नाम की कोई ट्रेडिशन नहीं है, आ रहा है समझ में, ना कि कॉलोनियल टाइम में थी भी, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है। डांस ड्रामा रिटन बाय द केशव चंद्र सेन, ठीक है। अब केशव चंद्र सेन ने कोई डांस ड्रामा लिखा है क्या, आई डोंट नो, राइट। केशव चंद्र सेन जो है, ठीक है, ही इज द वेल नोन संस्कृत स्कॉलर, राइट, एंड एसोसिएटेड विथ सम फॉर्म ऑफ द सोशल रिफॉर्म वर्क, राइट। तो यहाँ से कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। टेक्सटाइल ट्रेडिशन ऑफ द ईस्टर्न यूपी, नहीं, ईस्टर्न यूपी में कोई टेक्सटाइल ट्रेडिशन, सेनिया नाम की कोई ट्रेडिशन नहीं है, ठीक है। देन म्यूजिकल ट्रेडिशन, राइट, इनवोक द नेम ऑफ तानसेन, ठीक है, सेलिब्रेटेड म्यूजिशियन ऑफ द अकबर्स कोर्ट, ठीक है। क्या ये तानसेन के नाम पर सेनिया ट्रेडिशन बनी है जो संगीत में है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये करेक्ट है क्योंकि तानसेन नहीं, ठीक है, मतलब जो हमें पता है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है ना, हिंदुस्तानी घराना, हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है उससे कनेक्टेड है। और फिर तानसेन ने जो अलग अलग रागा जो इन्वेंट किए थे, ठीक है, या फिर अलग अलग गायकी के, ठीक है, सिंगिंग के स्टाइल्स डेवलप किए थे, तो तानसेन ने जो किया था डेवलप, ठीक है, उसे ही सेनिया कहा जाता है। मतलब तानसेन की खोज है तो सेनिया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें ध्रुपद था, सेन क्या होता है, ध्रुपद गायकी, है ना, मतलब स्टैंजा होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ तो पोएम रहेगी, यहाँ पे लिखा होगा ध्रुपद, ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा 1, ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा 2, है ना। तो ध्रुपद गायकी जो है, मतलब वो पद बार बार गाना होता है बाद में, ये तानसेन ने ये इन्वेंट किया था, आ रहा है समझ में, एसोसिएटेड विद द तानसेन, ठीक है। सो म्यूजिकल ट्रेडिशन है, तानसेन से संबंधित है, मियाँ तानसेन अकबर के नवरत्न। अभी मतलब यहाँ पे देखो वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो मेडिवल से बिलोंग करता है, बट उन्होंने थोड़ा हाइब्रिड बनाया, ऊपर के 3 ऑप्शन ऐसे थोड़े से मॉडर्न हिस्ट्री से डाले थे, इसलिए हमने यहाँ पर डिस्कस किया इसको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2015 का है, इंडिया सेकेंड का। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड, ठीक है, राजा मुंद्री सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन, ठीक है, राजा मुंद्री सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन, RSRA, ये सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1878 में, ठीक है, किसने शुरू की थी, इन सपोर्ट ऑफ द विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह जो था, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था, इस कॉज को सपोर्ट कर रहे थे। और दिए गए 4 ऑप्शन में कौन सा समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर जो था, उसने ये राजा मुंदारी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन शुरू की थी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है विष्णु शास्त्री पंडित। अभी विष्णु शास्त्री पंडित डेफिनेटली वाज एसोसिएटेड विद द विडो रीमैरिज, राइट, विडो
रीमैरिज, ठीक है। बट ही वॉजंट द फाउंडर ऑफ RSRA, उनका काम जो था वो अलग रीजन में काम था, ठीक है। तो इन्होंने ये नहीं बनाया था, ठीक है। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, द अनदर पर्सन, ही वॉज ऑल्सो सपोर्टर ऑफ द विडो रीमैरिज। अगेन विडो रीमैरिज एक्ट जो आया 1800 आई थिंक 52-53 में, राइट। तो वो ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट, तो ये एक्ट पास करवाने में, राइट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। बट ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने फाउंड नहीं की। ही वॉज द बंगाली पर्सन, ही वॉज फ्रॉम द बंगाल, राइट। उसके बाद पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई आंसर नहीं है। पंडिता रमाबाई वेल नोन सोशल रिफॉर्मर, राइट, फ्रॉम द महाराष्ट्र, राइट। और पंडिता रमाबाई जो थी, ठीक है, पंडिता रमाबाई, उनको पंडिता इसलिए कहा जाता कि उन्होंने काफ़ी संस्कृत स्कॉलर में, मतलब संस्कृत स्कॉलर थी, अमेरिका में भी गई थी, राइट। तो काफ़ी कुछ उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था वो और उनके भाई ने, ठीक है। बट अगेन उससे इनका कोई लेना देना नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन का। बाद में वीरेशलिंगम पंतलू, ठीक है, वीरेशलिंगम पंतलू आंध्रा के थे, आंध्रा के सोशल रिफॉर्मर थे। एंड उन्होंने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया था और उन्होंने राजा मुंदारी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई थी। आया समझ में? एक हिंट इसमें और भी थी, राजा मुंदारी इटसेल्फ जो है एक तेलुगु नेम है, राइट। और आपको फिर पता भी नहीं है तेलुगु और तमिल और जो भी है, आपको इतना तो पता होना चाहिए, राजा मुंदारी जो है ये नॉट साउंडिंग लाइक अ बंगाली और नॉट साउंडिंग लाइक एनी नॉर्थ इंडियन नेम, राइट। तो इससे भी अगर आप थोड़ा सा हिंट लेते तो ये होता। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को ही ना हमेशा ट्राई करो सॉल्व करने का। फॉर एग्जाम्पल भले ही आपको नहीं पता है कि किसने फाउंड की थी, बट आपको फॉर एग्जाम्पल आपने विष्णु शास्त्री पंडित पढ़ा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमने पढ़ा होता है, राइट। और याद रखो कि जब हम सोशल रिफॉर्मर ठीक से पढ़ के जाते हैं तो अगर आपको लगता है कि नहीं इनके बारे में ये कभी पढ़ा नहीं, अगर आपने वो ठीक से पढ़ा है सोशल रिफॉर्मर कॉमन बुक से, ठीक है, वो पढ़ा है और आपको लगे नहीं ये तो कभी नहीं सुना है, तो यूजुअली वो उसको आप क्या करो, कट करो ऑप्शन को। क्यों? क्योंकि अगर वो होता तो कहीं तो पढ़ते आप, है ना, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो। बट अगर आप लिंकअप ही नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, हमें पता है राजा राम मोहन रॉय ब्राह्मो समाज है ना, इसके लिए उनका काम था, फ्रीडम, प्रेस के फ्रीडम के लिए उन्होंने काम किया, राइट। विडो रीमैरिज, सती के खिलाफ काम किया, तो अलग ही कोई एलिमेंट आता है तो यूजुअली वो नहीं होता। गॉट इट? तो ये थोड़ा डेयरिंग का मामला होता है, यू हैव टू टेक द लिटिल बिट रिस्क, ठीक है। तो अगर वो टेक्निक यूज करके डेफिनेटली आप क्या कर सकते थे, ए बी को कट कर सकते थे एंड देन टेक अ बेट इन सी एंड डी। अगेन अगर यहाँ पर दिख रहा है कि साउथ इंडियन राजा मुंदारी, साउथ इंडियन नाम आ रहा है, सो आई विल गो विद द वीरेशलिंगम पंतलू। आ रहा है समझ में? तो कई बार मतलब ये जो थोड़े थोड़े ट्रिक्स होते हैं ये काम आते हैं। बट अगेन आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, मैंने जैसे पहले भी बताया कि क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आप ये नहीं करोगे और करो भी मत, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, 19th सेंचुरी, ठीक है, फराइजी मूवमेंट पर आया क्वेश्चन, ठीक है। फराइजी मूवमेंट, अब ये फराइजी मूवमेंट क्या थी 19th सेंचुरी की? फराइजी मूवमेंट जो थी, ठीक है, एक इस्लामिक, ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट थी, इस्लामिक रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है। जैसे हिंदुओं में, ठीक है, धर्म सुधारना मूवमेंट शुरू हो गए थे, जैसे कि फिर ब्राह्मो समाज देखो आप, आर्य समाज देखो, ये क्या था, या फिर प्रार्थना समाज देखो, है ना, या फिर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने भी इस सब चीज़ों को, ठीक है, रिलीजन में रिफॉर्म करने की कोशिश की थी। अरे समझ, वैसे इस मुस्लिम रिलीजन में भी कुछ रिफॉर्मर्स आए थे, एटलीस्ट उन्होंने, ठीक है, शुरुआत की थी। तो ये फरजाई मूवमेंट जो है, फराइजी मूवमेंट, इससे रिलेटेड थी। वो बेसिकली ईस्टर्न बंगाल में हुई थी, ठीक है, ईस्ट बंगाल में, जो आजकल कहा आता है बांग्लादेश में, ढाका में, ठीक है, वहाँ पर ये मूवमेंट थी। तो यहाँ पर पूछा है कि द 19th सेंचुरी फराइजी मूवमेंट इन ईस्टर्न बंगाल डेवलप अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसने उसको शुरू किया था, डेवलप, ठीक है, किसने उसका विकास किया वगैरह, उस पर है।
तितू राय, या फिर इसे कहा जाता है कि तितुमीर, राइट। तितुमीर नहीं है, तितुमीर जो है वो वहाबी मूवमेंट से रिलेटेड थे, वहाबी, ठीक है, वहाबी मूवमेंट से रिलेटेड थे, ठीक है। फराइजी मूवमेंट से रिलेटेड वो नहीं थे। यहाँ पर शाह सैयद अहमद ये भी है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी महाशय वहाबी मूवमेंट से ही रिलेटेड थे। ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ फराइजी मूवमेंट। आ रहा है समझ में? फिर ये दोनों जो नाम है इसमें हाजी शरीयतुल्लाह एंड, ठीक है, दुदू मियाँ, आ रहा है समझ में? तो ये दोनों जो है वो फराइजी मूवमेंट से रिलेटेड पर्सन है, राइट। बट यहाँ पर क्लियर है कि हाजी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है शरीयतुल्लाह जो है ही वॉज द फाउंडर, राइट, ही वॉज द फाउंडर एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द फराइजी मूवमेंट, ठीक है, फराइजी मूवमेंट, राइट। अभी दुदू मियाँ भी थे पर वो बाद में आए थे, मेन लीडर जो थे उनके, ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह। तो आंसर जो है हमारा है बी। अब यहाँ पर देखो आपका काम क्या है कि एक बार क्वेश्चन आया है एंड बेसिक क्वेश्चन आया है, तो फराइजी मूवमेंट एंड वहाबी मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ कर जाओ। हो सकता है इस बार जो क्वेश्चन आएगा कि फराइजी मूवमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स वगैरह थे उस पर आ जाएगा। उसने वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट किया नहीं किया, है ना, या फिर उनका क्या टारगेट था, ठीक है, बेसिकली वो क्या करना चाहते थे, व्हाट वेयर द ऑब्जेक्टिव, ये थोड़ा सा पढ़ के जाओ। अरे समझ, बेसिक एक 10 लाइनें भी पढ़ के जाओगे तो भी डेफिनेटली आपको आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखो ये 2015 का क्वेश्चन है, एनडीए सेकेंड का है, ठीक है। और क्वेश्चन है द इंडियन स्टेट्स कमिटी वाज फॉर्म इन 1928 अंडर। इंडियन स्टेट्स कमिटी, स्टेट्स मैंने यहाँ यानी प्रिंसली स्टेट्स, हाँ, प्रिंसली स्टेट्स, जिसे हम संस्थान बोलते थे ना, संस्थान, जैसे कि बड़ौदा संस्थान, औंध संस्थान, हैदराबाद संस्थान, है ना, हैदराबाद स्टेट, समथिंग लाइक दिस, जहाँ पर लोकल इंडियन रूलर्स थे, है ना, डायरेक्ट ब्रिटिश का कंट्रोल वहाँ पर नहीं था, ठीक है। तो उनको यूनाइट करने के लिए एंड टू एस्टेब्लिश देयर रिलेशंस विद द ब्रिटिश क्राउन, है ना, एक बनाया गया कमिटी बनाई गई थी, इंडियन स्टेट्स कमेटी। तो इसमें जो सारे संस्थानों के जो प्रमुख थे, स्टेट्स के राजा महाराजा थे, उनके एक असेंबली भरा करती थी। क्वेश्चन ये है कि द इंडियन स्टेट कमेटी जो 1928 में जो बनी, ठीक है, वो किसके अंडर बनी, राइट, उसका चेयरमैन कौन था, समथिंग लाइक दिस, किसके अंडर बनी वो, ठीक है। अब यहाँ इसे नरेश मंडल भी कहा जाता है, नरेश मंडल, ठीक है, नरेश मंडल या फिर नरेश मंडल, ठीक है, क्योंकि सारे नरेश यानी राजा होते थे उसमें। अब यहाँ पे द राजा ऑफ द जूनागढ़, ठीक है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। इयान कॉपलैंड, राइट, इयान कॉपलैंड हिस्टोरियन है, राइट, इयान कॉपलैंड जो है इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद सर हरकाउंट बटलर, या फिर इसे फेमसली कहा जाता है बटलर कमेटी, बटलर के नाम से ही, ठीक है, ये कमेटी जानी जाती है। आ रहा समझ, बटलर कमेटी जो है वो नरेश मंडल जो थी। अब जैसे कि मैंने कहा, तो पर्पज़ क्या था इसका, ठीक है, पहला पर्पज़ ये था कि रिलेशनशिप विथ ब्रिटिश क्राउन, रिलेशनशिप विद द ब्रिटिश क्राउन ये भी था। और एनी हाउ ब्रिटिश क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल बहुत खेलते थे, पूरे इंडियंस को एक होने देना ही नहीं था उनको, राइट। तो ये जो राजा वगैरह थे उनको भी अलग करते थे, वो कहते थे कि नहीं नहीं आपका और इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनका हित अलग है। राजाओं को भी अपनी पावर छोड़नी नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस पूरे इंडिया में पावर में आ जाएगी तो फिर राजाओं को इम्पोर्टेंस कम होता जाएगा, इसलिए तो बाद में उन्होंने अपोज भी किया था बहुत सारा, है ना। तो बटलर महाशय जो थे, ये बटलर कमेटी जो थी बेसिकली ये इंडियन स्टेट कमेटी थी, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है ये है। मोतीलाल नेहरू का कोई लेना देना नहीं इससे। मोतीलाल नेहरू 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो था उसके डिजाइनर थे, नेहरू रिपोर्ट, राइट, 1928 में। एनी हाउ, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू उनके लीडर्स क्यों होंगे, आप इतना भी मतलब दिमाग लगाओगे, कॉमन सेंस यूज भी करोगे, कि मोतीलाल नेहरू राजा थोड़ी थे, और वो राजा लोग क्यों मानेंगे कि भाई जो राजा नहीं है वो आए यहाँ पर और उनका लीडर बने, है ना, उसके अंडर कमेटी कुछ नहीं है।
नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में भी आया था, तो मोतीलाल नेहरू वॉज बिजी देयर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर नहीं था, आंसर था बटलर कमेटी, सर हरकोर्ट बटलर। Question number 35. Which of the following statement about first act of the revolt of 1857 are true? ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से समझो, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या पूछा है, ठीक है, हमें ये पूछा है कि फर्स्ट एक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज ट्रू। 1857 जब रिवोल्ट शुरू हुआ है ना, तब, ठीक है, पहली कृति कौन सी की गई, पहले क्या हुआ, राइट, ये क्वेश्चन है। तो हो सकता है यहाँ पर इन चारों स्टेटमेंट में से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि वो 1857 के रिवोल्ट के दरमियान हुई हो, बट हमें ये देखना है क्या वो पहली कृति थी, फर्स्ट एक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इट ऑकर्ड इन द मीरत, है ना, क्या मीरत में उसकी शुरुआत हुई? हाँ, मीरत में शुरुआत हुई। व्हेन टू सिपॉय स्टोल ए सुपीरियर्स ऑफिसर्स राइफल, कि दो सिपाहियों ने अपने सुपीरियर्स जो थे, अंग्रेज सुपीरियर्स या भी जो भी, उनकी राइफलें छीनी थी, स्टोल या चुराई थी, स्टोल कहा है यहाँ पर, तो चुराई थी, ठीक है। अब देखो जल्दी हम मेरठ, इट ऑकर्ड इन मेरठ, तो आगे का भी पढ़ो क्या लिखा है, राइट। आगे लिखा है कि उन्होंने ये था, ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने ऑर्डर्स मानने से इनकार किया था, आ रहा है समझ, ऑर्डर्स मानने से इनकार किया था। फिर उनमें से कुछ उनके साथियों को जेल में बंद कर दिया था वहाँ पर, तो बाकियों ने बगावत की, तो सीनियर्स को जो था वहाँ पर उन्होंने गोली चलाई और अपने साथियों को छुड़ाया था, ठीक है, ये हुआ था। बंदूकें जो है चुराई नहीं थी, अरे समझ में, मतलब ये हालांकि टू सिपाही, दो सिपाहियों ने, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, राइट। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट बिगैन व्हेन द रानी ऑफ झांसी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द ब्रिटिश, ठीक है। 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत तब हुई जब झांसी के रानी ने युद्ध की घोषणा कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। क्या ऐसा हुआ था? शुरुआत ऐसे हुई थी? नहीं हुई थी। जब मेरठ में पहली जो थी, ठीक है, एक चिंगारी भड़की, तो मेरठ से सीधा वो जवान जो थे, वो जो सोल्जर्स थे, वो दिल्ली की तरफ निकले थे, राइट। बीच में जो सोल्जर्स थे उनको साथ लेकर वो दिल्ली की तरफ गए थे। बहादुर शाह जफर को उन्होंने कन्विंस किया, बादशाह को, कि भाई लीड करो, ठीक है। और बाद में रानी झांसी जो थी उसको भी जाकर कुछ सैनिक मिले और उनको भी रिक्वेस्ट की कि यू हैव टू ज्वाइन द रिवोल्ट। शुरू में रानी भी डाउट में थी ज्वाइन करूँ या ना करूँ, क्योंकि सिचुएशन कुछ क्लियर नहीं थी, बट फिर ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करने पर झांसी की रानी जो है वो पार्टिसिपेट हुई। झांसी की रानी ने 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत नहीं की थी, वो बाद में ज्वाइन हुई थी। और ये स्टेटमेंट कहता है कि इट बिगैन व्हेन द रानी झांसी डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। नो, इट डिडंट बिगैन, राइट। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। इट बिगैन व्हेन मंगल पांडे फायर्ड एट अ यूरोपियन ऑफिसर इन मीरत। मीरत 1857 की शुरुआत हमें वेल नोन पता है कि मतलब कहाँ से पकड़ लेते, जनरली वहीं से पकड़ते। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जब मंगल पांडे जो थे, है ना, उनको फांसी की सजा हो गई, वो चिंगारी पकड़ते 1857 के, क्योंकि मेरठ का इंसिडेंस कुछ महीनों बाद हुआ था, बट यूजुअली वो इंसिडेंस पकड़ा जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि मंगल पांडे की फांसी जो है। बट मंगल पांडे को फांसी, ठीक है, मंगल पांडे ने जो है, ठीक है, यूरोपियन ऑफिसर्स पर गोली कहाँ चलाई थी? मेरठ में चलाई थी? नहीं, बराकपुर में चलाई थी। देखो, इट बिगैन व्हेन मंगल पांडे फायर्ड एट द यूरोपियन ऑफिसर इन बराकपुर। बराकपुर की छावनी जो थी, कैंटोनमेंट, वहां पर ये इंसिडेंस हुआ था, तो ये करेक्ट है। तब 1857 का उठाओ, शुरुआत हुई उसकी, आ रहा है समझ में। मतलब ये स्टेटमेंट 3 जो है वो टेक्निकली इनकरेक्ट है, क्योंकि मेरठ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरठ में मंगल पांडे ने फायर नहीं किया था, वो बराकपुर में किया था, राइट। तो यहाँ पर आपने पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो चारों में से 1 2 3 इनकरेक्ट है, ओनली 4 करेक्ट है, सी। आ रहा है समझ में? सी। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, कीवर्ड को सर्कुलेट करो, सर्कल्स करो, बार बार क्वेश्चन पढ़ो, एंड ओनली देन जो है आप सही आंसर को टिक करो।
देखो फिर से क्वेश्चन अभी 36 हिंद स्वराज पे आया, जैसे मैंने आपको कहा था एक बार बेसिक क्वेश्चन आया, नेक्स्ट टाइम क्या चांसेस रहते हैं डिटेल में क्वेश्चन के। हिंद स्वराज पर आया, पहले पूछा था कि हिंद स्वराज का सेंट्रल थीम क्या है, ए क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न मॉडर्निटी, ये आंसर था। अब डिटेल में क्वेश्चन आया 2016 में, है ना। क्या क्वेश्चन आया देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गांधी जी हिंद स्वराज रिटर्न इन 1909 इज आर ट्रू। ठीक है, अब हमें ढूंढना है कि क्या ट्रू है, क्या सही है। ठीक है, एक, हिंद स्वराज ऑफर्स ए सिविलाइजेशनल कंसेप्ट ऑफ द इंडियन नेशन। हिंद स्वराज पढ़कर या फिर हिंद स्वराज में इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ लिखा है क्या, कि किस तरह की होनी चाहिए भारतीय सभ्यता, है ना, भारतीय सभ्यता, राइट, मतलब एथिक्स, राइट, इंडियन वैल्यूज, मोरालिटी, इसके बारे में वहां पर कुछ लिखा है क्या? ऑफ कोर्स लिखा है। हिंद स्वराज मतलब हिंदुस्तानियों का स्वराज कैसे होना चाहिए, इसके बारे में गांधी जी ने लिखा है। आज़ादी का मतलब, स्वराज का मतलब समझाया है हमें। और तब गांधी जी ये बोलते हैं कि पाश्चिमात्य आधुनिकीकरण हमारा रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर मोरल डिग्रेडेशन होता है इंसान का, है ना। साइंस में तरक्की होती है लेकिन पर्यावरण का नुकसान होगा, सोसाइटी का नुकसान होगा। हमें क्या करना चाहिए, इंडियन वैल्यू को प्रमोट करना चाहिए। तो इंडियन सिविलाइजेशन की आइडिया जो है हमें हिंद स्वराज से आती है, तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, हिंद स्वराज स्टेट्स दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी was necessary for the annihilation of sufferings of amelioration of suffering of the Indian people। क्या गांधी जी ने ये कहा है हिंद स्वराज में कि भाई भारतीयों का दुख दर्द दूर करना है, सफरिंग दूर करना है, तो हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी संसदीय लोकशाही, लोकतंत्र चाहिए, जैसे कि आज हम करते हैं, लोगों को चुन कर देते पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से फिर वो राज चलाते हैं। गांधी जी का क्या ख्याल था, इससे क्या हो जाएगा, क्या भारतीय लोगों का दुख दर्द दूर हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, उनकी तरक्की हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर आपको ये समझना है, गांधी जी जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसके क्रिटिक थे। गांधी जी के सामने, मतलब गांधी जी डेमोक्रेसी के सपोर्ट में थे, लेकिन गांधी जी का ये कहना था, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब ये देखा था कि उन्होंने अंग्रेज़ों की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो उनको पता था, उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट तो इंग्लैंड में भी है, लेकिन वही पार्लियामेंट हम पर राज कर रही है, हम पर ज़्यादा टैक्स लगा रही है, हम पर अन्याय कर रही है, राइट। तो क्या करना होगा, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से कुछ नहीं होने वाला। लोग जो है, खुद लोग जो है, ठीक है, वो जागे, ठीक है, घर गांव जो है, गांव में अपना ग्राम स्वराज्य होना चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, राइट। तो गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि इंडियंस के सफरिंग को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चाहिए। इनफैक्ट गांधी जी वॉज अ क्रिटिक ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। हिंद स्वराज आर्ग्यूज दैट इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, क्या गांधी जी ने ये कहा कि हिंद स्वराज में कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जो है, ठीक है, उसकी वजह से समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। ठीक है, ए डिक्लाइन ऑफ मोरालिटी इन सोसाइटी। ठीक है, ये गांधी जी का था, तो दैट इज ट्रू। आ रहा है समझ में, दैट इज ट्रू। गांधी जी ने तो 1 और 3 जो है स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो करेक्ट है, 2 जो है बस वो करेक्ट नहीं है, यहाँ पर आप देखोगे, है ना। तो 1 और 3 जो स्टेटमेंट है यहाँ पर वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है इमोरलिटी जो है ना, ये इमोरलिटी ऑफ सोसाइटी के लिए ये इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ही जिम्मेवार है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आ रहा है समझ में। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं।
ठीक है, 2016 एनडीए फर्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज और वॉज एसोसिएटेड विद द महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिसेंट है, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो है उसकी स्थापना जो है वो काफ़ी रिसेंट पास्ट में हुई है। अब रिसेंट हमारे टाइम में मतलब ये पोस्ट इंडिपेंडेंस घटना है, और थोड़ी सी वहाँ पर उस टाइम पे 2016 में वो न्यूज़ भी चल रही थी। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि रिनोड रैशनलिस्ट नरेंद्र दाभोलकर जो थे उनकी हत्या हुई थी उस टाइम पर, मतलब उससे पहले ही हुई थी। ठीक है, उनकी हत्या हुई थी और उस टाइम पे ये मामला भी न्यूज़ में था। ठीक है, तो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की स्थापना है ना, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, कौन उससे संबंधित है? ही वॉज द फाउंडर नरेंद्र दाभोलकर, राइट। तो ये हमारा आंसर है। बाकी चंडी प्रसाद भट्ट, जीडी अग्रवाल ये लोग नहीं हैं, राइट। कैलाश सात्यर्थी तो हमें पता है, कैलाश सात्यर्थी इज एसोसिएटेड विथ बचपन बचाओ आंदोलन, है ना, बचपन बचाओ आंदोलन, राइट। एंड उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला है, शांति का नोबेल प्राइज। आ रहा है समझ में? तो ये हमारा आंसर नहीं है। अंधश्रद्धा महाराष्ट्र में, ठीक है, एंटी सुपरस्टिशियस जो मूवमेंट चल रही है महाराष्ट्र में, उसमें नरेंद्र दाभोलकर काफ़ी ठीक है एक फ्रंट रनर थे, एक सोल्जर थे, सेनापति थे इस मूवमेंट के, और उनके जाने के बाद जो है ठीक है काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है, तो जिसका आंसर था नरेंद्र दाभोलकर। Now next question, which of the following thinkers and movements influenced the development of गांधीजी's political ideas? देखो गांधी जी की पॉलिटिकल आइडिया क्या थी? सत्याग्रह, है ना, अहिंसा, ठीक है, सत्याग्रह, राइट, अहिंसा, नॉन वायलेंस, है ना, ये गांधी जी की बेसिक फिलोसॉफी वगैरह थी। सर्वोदय फिलोसॉफी थी उनकी, ठीक है, लेकिन ये दोनों पर्टिकुलरली पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है। ठीक है, सत्याग्रह एंड अहिंसा पॉलिटिकल, राइट। अब जैसे देखो आपके सिलेबस में ही एनडीए के मेंशन है कि बेसिकली गांधीयन आइडियोलॉजी, उस पर पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं कुछ, ठीक है, तो उसमें से ये क्वेश्चन आया है। और गांधी जी के विचारों पर किसका प्रभाव है, किन लेखकों का प्रभाव रहा उनके लाइफ में, उनके कुछ नाम दिए हैं और आपको फाइंड आउट करनी है। फिर कुछ फिलोसॉफीज है जैसे कि हेनरी डेविड थॉर, ठीक है, हेनरी डेविड थॉर, यस, क्या इनका गांधी जी पर प्रभाव रहा है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर? यस। हेनरी डेविड थॉर जो थे उनका सिविल डिसोबीडियंस नाम का एक निबंध था, ऐसे था, जो गांधी जी के पढ़ने में आया था, और गांधी जी उससे इतने प्रभावित थे तो गांधी जी ने उसको अपना पॉलिटिकल हथियार बनाया। और फिर उन्होंने, पता है आपको, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में उस नाम की एक मूवमेंट भी की थी। ठीक है, तो एक ऐसे था सिविल डिसोबीडियंस। ठीक से ध्यान रखो, राइट, क्योंकि क्वेश्चन आया है तो अब अगली बार यही आएगा, सिविल डिसोबीडियंस की आइडिया उन्होंने कहाँ से ली थी? तो हेनरी डेविड थॉर। उसके बाद जॉन रस्किन, राइट, जॉन रस्किन की किताब है अनटू दिस लास्ट, राइट, और उसी से ही मतलब बेसिकली गांधी जी ने सर्वोदय नाम की जो किताब लिखी थी, सर्वोदय, जो मैंने आपको पहले बताया कि सबका उदय, गरीब से गरीब, अंत तक का जो आदमी है उसका भी विकास, यानी सर्वोदय। ठीक है, ये जो फिलॉसफी है गांधी जी की, ये अनटू दिस लास्ट नाम की जो किताब है उसका ट्रांसलेशन है। ठीक है, यहाँ पर जो आइडिया है, गांधी जी ने यही आइडिया, सर्वोदय जो आइडिया थी वो गुजराती में लिखी थी, सर्वोदय, अरे समझ में, गुजराती में लिखी थी। तो अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन की किताब है, ये नाम याद रखना, ये किताब का नाम आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन एक पोएट थे, राइट, एंड ही वॉज अ पॉलिटिकल थिंकर एज वेल, राइट, बट एज सच गांधी जी के विचारों पर इनका कोई प्रभाव नहीं दिखता, मतलब ऐसा कोई गांधी जी को डाई हार्ड फॉलो नहीं करती। कुछ चीज़ें कॉमन आपको दिखाई भी
सर्च करोगे तो कॉमन दिखाई ही देगी, राइट। बट एज सच गांधी जी जैसे इनसे प्रभावित थे वैसे जॉन मिल्टन से कोई प्रभावित नहीं थे वो, मतलब ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं है। तो 3 को हटा दो, 3 नहीं है, राइट। अब जहाँ जहाँ पर 3 है, ठीक, यहाँ पर 3 है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, इसको हटा ही दो। एंड जैनिज्म, राइट, जैनिज्म से ऑफकोर्स उन्होंने कौन सा तत्व लिया था, अहिंसा, ठीक है, अहिंसा का स्रोत था, जैनिज्म था। लियो टॉल्स्टॉय भी थे, यहाँ पर नाम तो नहीं दिया है, लेकिन गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से भी काफी प्रभावित थे, टॉल्स्टॉय, ठीक है। तो वहां पर पैसिव रेजिस्टेंस एंड अहिंसा जो लियो टॉल्स्टॉय से उन्होंने सीखी थी, हाँ समझ में। तो गांधी जी पर हेनरी डेविड थॉर का प्रभाव रहा है, जॉन रस्किन का प्रभाव रहा है, लियो टॉल्स्टॉय का प्रभाव रहा है, जैनिज्म का प्रभाव रहा है, भगवत गीता का निष्काम कर्म का भी उन पर प्रभाव था, ठीक है, निष्काम कर्म आ रहा है समझ में, इसका भी उन पर प्रभाव रहा है गांधी जी पर, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर है 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 कहां पर, यहां पर है, देखो सी, 1, 2 एंड 4। ओके, तो 39 नंबर का क्वेश्चन हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो एनडीए 2016-1 में पूछा गया था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्राह्मो समाज, ठीक है, इज आर करेक्ट, ठीक, ब्राह्मो समाज के बारे में क्या सही है। अब ठीक से हमें पढ़ना है इसको, ठीक है। देखो, ब्राह्मो मैरिज एक्ट 1872, ठीक है, ब्राह्मो मैरिज एक्ट, इससे बेसिकली इसका असली ऑफिशियल नाम जो था वो था नेटिव मैरिज एक्ट, है ना, नेटिव मैरिज एक्ट, इसे ब्राह्मो मैरिज एक्ट भी कहा जाता था, जो 1872 में आया था। अलाउड इंटरकास्ट विडो रीमैरिज, राइट, इंटरकास्ट मैरिज एंड विडो रीमैरिज ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी नॉन हिंदूज, राइट। अब देखो, जैसे कि मैंने कहा कि ब्रिटिश 1857 के बाद ब्रिटिश ने जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी चेंज कर ली थी, और इंडियंस के रिलीजियस मैटर में वो हस्तक्षेप करना उन्होंने लगभग प्रॉमिस दिया था कि हम नहीं करेंगे। तो मैरिजेस वगैरह, कास्ट के रूल्स वगैरह जो थे बेसिकली इंडियंस जो फॉलो करते थे, तो ब्रिटिश ने वहाँ पर नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी ली थी। तो 1872 में उन्होंने कानून तो बनाया, ब्राह्मो मैरिज एक्ट और नेटिव मैरिज एक्ट, राइट, बट उसकी एक कंडीशन थी, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज लोग करते थे तो उनको क्या करते थे, सोसाइटी वाले लोग बॉयकॉट करते थे। जात पंचायत होती थी तो बिरादरी से, जात से बाहर निकालते थे, बॉयकॉट करते थे, वो उस टाइम पे होता था, ठीक है। आज भी कभी कभी इंसिडेंसेस होते हैं इससे, तो उस टाइम पे तो और ज़्यादा था। तो अंग्रेजों ने एक्ट पास किया था, लेकिन एक कंडीशन रखी थी कि लोग इंटरकास्ट मैरिज को हम लीगलाइज, मतलब मैरिज का दर्जा देंगे, विडो रीमैरिज को हम मैरिज का दर्जा देंगे, कब, लेकिन ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी नॉन हिंदूज। अगर वो डिक्लेयर करते कि भाई हम हिंदू नहीं हैं, ठीक है, वो डिक्लेयर करेंगे, तभी हम क्या करेंगे, उसको मान्यता देंगे। क्योंकि तब क्यों दे सकते थे, तब ये हो सकता, देखो भाई ये तो हिंदू नहीं है, तो ये आर नॉट इंटरफेयरिंग इन हिंदू ट्रेडिशन, राइट, तो उनको डिक्लेयर करना पड़ता था। तो ये बात सही है, ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद केशव चंद्र सेन अरेंज द मैरिज ऑफ हिज माइनर डॉटर, ठीक है, अरेंज द माइनर डॉटर टू महाराजा ऑफ द बर्दवान, ठीक है। अब केशव चंद्र सेन का ये जो डिसीजन है, केशव चंद्र सेन हमें पता है ब्राह्मो समाज में थे, है ना। तो फॉर एग्जांपल देखो, शुरू में ब्राह्मो समाज की स्थापना कब हुई, 1800 जो है 28 फॉर एग्जांपल पकड़ो आप, है ना, ब्राह्मो समाज, ठीक है, ब्राह्मो समाज की स्थापना हुई, राइट। उसके बाद 1866 में ब्राह्मो समाज में स्प्लिट हो गई थी, ठीक है, और केशव चंद्र सेन जो थे, ये केशव चंद्र सेन जो थे, ठीक है, उन्होंने अपना, ठीक है, न्यू ब्राह्मो समाज बनाया, न्यू ब्राह्मो समाज बना, राइट। पुराना वाला था
उसको आदि ब्राह्मो समाज कहा था, और खुद इसमें केशव चंद्र सेन थे, केशव चंद्रा, ठीक है। और फिर बाद में 1876 में इसमें भी बाद में स्प्लिट हो गई। कब हुई? जब केशव चंद्र सेन जो थे उन्होंने अपने ठीक है माइनर बेटी जो थी उनकी थी, मतलब एज में भी नहीं थी, उसकी शादी जो है ठीक है वो कुछ बिहार का राजा जो था, महाराजा थे, उसके साथ शादी कर दी। तो फिर उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कहा भाई हम सोशल रिफॉर्म में वुमेन एजुकेशन, विडो और मैरिज की बात करते हो, आप हमारी लीडर हो और आप खुद ही अपने जो बेटी जिसकी शादी तक मतलब एज भी नहीं हुई मैरिज की, आप उसकी एक इतने बड़े एज के इंसान के साथ शादी करवा रहे हो, ठीक है। ये कोई ये नहीं आप तत्वों से ये हुए, तो वहाँ पर भी एक स्प्लिट हो गई थी, ठीक है। और फिर केशव चंद्र सेन के साथ उनके फॉलोअर्स नहीं रहे बहुत सारे, और उन्होंने साधारण ब्राह्मो समाज बनाया, साधारण ब्राह्मो समाज, राइट, 1876 में। अब देखो मैंने जैसे कहा कि केशव चंद्र सेन ने कि महाराजा बर्दवान के थे क्या? बर्दवान के नहीं थे, कहाँ के थे? कूच बिहार के थे, यहाँ कूच बिहार होना चाहिए था, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। वो स्प्लिट का कारण था। फिर केशव चंद्र सेन्स फॉलोअर ब्रोक अवे टू फॉर्म द नव ब्राह्मो समाज। अब डेफिनेटली इस डिसीजन के बाद अब उनके फॉलोअर्स जो थे वो ब्रोक अवे हुए, ठीक है, ब्रोक अवे टू फॉर्म नव ब्राह्मो समाज, नहीं, ब्रोक अवे टू फॉर्म साधारण ब्राह्मो समाज, क्योंकि वो ऑलरेडी नव ब्राह्मो समाज में थे। आ रहा है समझ में? वो ऑलरेडी नव ब्राह्मो समाज में थे, अलग होकर वो दे ब्रोक अवे, लिखो ब्रोक अवे टू फॉर्म, राइट, ब्रोक अवे फ्रॉम नहीं लिखा है यहाँ पे, गेम की देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम नहीं लिखा है, टू फॉर्म लिखा है, क्या बनाने के लिए। अगर जल्दबाजी में पढ़ोगे तो फ्रॉम, हाँ नव ब्राह्मो समाज, आप उसको क्या करोगे, सही पकड़ोगे, राइट, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इनकरेक्ट है। टू फॉर्म लिखा है यहाँ पर, ठीक है, टू फॉर्म नव ब्राह्मो समाज नहीं, ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था साधारण ब्राह्मो समाज, साधारण ब्राह्मो समाज, राइट, 1876 में, ठीक है। बट यहाँ लिखा है नव ब्राह्मो समाज, नहीं, नव ब्राह्मो समाज से वो अलग हो गए थे, ठीक है, साधारण ब्राह्मो समाज बनाने के लिए। एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द ब्राह्मो समाज ग्रू फ्रॉम ए स्मॉल एलिट ग्रुप टू ए मास मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी, ठीक है, मास मूवमेंट 19th सेंचुरी में, 19वें, ठीक है, शतक में ब्राह्मो समाज एक छोटे से ग्रुप से लेकर होकर एक जन आंदोलन में परिवर्तित हुआ, मास मूवमेंट। सही है क्या? ब्राह्मो समाज कभी भी मास मूवमेंट नहीं बन पाया, राजा राम मोहन रॉय के टाइम से बात तक है ना, वो मास मूवमेंट नहीं बना। वो जो है वो एजुकेटेड, ठीक है, मिडिल क्लास ब्राह्मण जो थे बंगाल के, उनके ही सर्कल में वो मूवमेंट थी, ठीक है, मास की तरफ ये मूवमेंट कभी गई ही नहीं। आ रहा समझ में? वो उस मूवमेंट की लिमिटेशंस थी, ठीक है। तो ये जन आंदोलन नहीं था, ये हमेशा एक एलिट मूवमेंट ही रही, ठीक है, एलिट मिडिल क्लास मूवमेंट, ठीक है। इट वॉज नेवर ए मास मूवमेंट, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो यहां पर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर जो है वो होना चाहिए, ठीक है, वन ओनली, ओनली वन जो है वो करेक्ट आंसर है, बाकी के 3 आंसर जो है ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा सब्सिडरी अलायंस है ना, सब्सिडरी अलायंस वाज ए सिस्टम डिवाइज्ड बाय, तो पहले तो सब्सिडरी अलायंस का नाम भी नहीं लिया था, रेसिडेंट पर क्वेश्चन आया, आंसर था उसका, याद है। अब 16 के सेकंड एडी में पूछा है सब्सिडरी अलायंस वाज ए सिस्टम डिवाइज्ड बाय, इसकी शुरुआत है ना, इसका उपयोग किसने किया, यह क्वेश्चन है। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग की लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन भाई तो नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है, ही वॉज वेरी लिबरल पर्सन, मैंने आपको कहा, फ्रीडम ऑफ प्रेस, स्वराज्य में बिलीव करते थे, इंडिया का दोस्त था ये, राइट। और वो बाद में आया, लॉर्ड रिपन जो है
ठीक है, 72 वगैरह उस दरमियान थे, वो शुरू में तो नहीं थे, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन उसका आंसर नहीं होता। लॉर्ड डलहौजी नहीं, लॉर्ड डलहौजी जो है ही वॉज एसोसिएटेड विथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक ना, डॉक्ट्रिन ऑफ यूज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दत्तक वारसा नामंजूर, है ना, उससे रिलेटेड डलहौजी थे, तो वो भी नहीं है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग नहीं, लॉर्ड कैनिंग बहुत बाद में आया। लॉर्ड कैनिंग कब आया? जब 1857 का उठाव रिवोल्ट हुआ, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग वगैरह आया, राइट, तब नहीं। इसका आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली, है ना, ही वॉज द आर्किटेक्ट और ही डिवाइज द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। मैंने आपको ये पॉलिसी पहले भी समझाई है, सब्सिडरी अलायंस क्या है, कि सोल्जर्स रखे जाते थे, है ना, प्रिंसली स्टेट में, किसके खर्चे पर? प्रिंसली स्टेट के, किसको बचाने के लिए? प्रिंसली स्टेट को बचाने का बहाना होता था वहाँ पर, राइट। एंड देन फिर वो रेसिडेंट वहाँ होता था, ये सोल्जर्स भी दबाव बना के रखते थे वहाँ पर, है ना। एंड देन फिर वो राज्य जो था किसी के साथ फॉरेन पॉलिसी के लिए फ्री नहीं रहता था, अंग्रेज़ों को पूछना पड़ता था बाद में बार बार उनको। दैट वाज द पॉलिसी। आ रहा है समझ में? इसी के चलते देखो ये पॉलिसी ब्रिटिश ने क्यों की थी, इसलिए कि अपने खर्चा छोड़कर दूसरे किसी और के खर्चे पर डीपली वो अपनी फोर्सेस रख सके, क्योंकि फौज का खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अंग्रेज़ों को खर्च भी कम करना था, तो वो दूसरों को देते थे, ठीक है। और उनकी फोर्सेस भी बहुत अंदर तक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर हुआ करती थी, एंड एट द सेम टाइम खर्चा भी नहीं उठाना पड़ता था, है ना। तो और धीरे धीरे वो फौज जो थी, वो रेसिडेंट जो था, उस राज्य को धीरे धीरे अंदर से ख़त्म करता था, ठीक है। तो ये पॉलिसी थी लॉर्ड वेलेस्ली की, ये काफ़ी सक्सेसफुल पॉलिसी रही अंग्रेज़ों की। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ नील दर्पण? ऑथर पूछा है, लेखक, राइटर, किसने नील दर्पण नाटक जो है 1860 में लिखा? नील दर्पण, नील यानी इंडिगो, ठीक है, पर्टिकुलरली इंडिगो रिवोल्ट के बारे में इसमें, ठीक है। तो हमें पता है कि ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे, है ना, वो क्या करते थे, वहाँ के जो किसान होते थे बंगाल के, उनको फोर्स करते थे कि भाई आपको क्या करना है, इतना तो इंडिगो कल्टीवेट करना ही है। पहले से एडवांस देके रखते थे, एहसान या फिर कर्जे का बोझ करके रखते थे, तो आपको ये करना है। प्लांटर्स का कहना ये था कि हमें नहीं करना है ये, बाकी के क्रॉप राइस वगैरह ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बट नहीं, उनको सख्ती से करना पड़ता था, राइट। और उसी को लेकर बगावत हुई थी, उसका नाम है इंडिगो रिवोल्ट। तो ये नील दर्पण नाटक जो लिखा गया था 1860 में, ठीक है, उसमें बेसिकली जो पीजेंट थे, जो फार्मर्स थे, उनकी दयनीय अवस्था का वर्णन है इस नाटक में, कि किस तरह ब्रिटिश प्लांटर जो थे, इंडिगो प्लांटर्स थे, उनको लूटते थे, और सरकार तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी, सरकार वगैरह कैसा उनका ही साथ देती थी, है ना। तो उसके बारे में है 1860 में। अब यहाँ पर लिखा है कि ये जो नाटक है नील दर्पण, किसने लिखा था? रेवरेंड जेम्स लॉन्ग। क्या इन्होंने लिखा था? इन्होंने नहीं लिखा था, राइट। इन्होंने क्या किया था, ये जो नाटक जब लिखा गया वो बंगाली में था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने किया था, राइट, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ नील दर्पण। आ रहा समझ में? सो रेवरेंड जेम्स लॉन्ग जो थे, इसके ओरिजिनल लेखक नहीं थे, राइट, उन्होंने बस अनुवाद किया था उसका, राइट, वो खुद लेखक नहीं थे उसके, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। उसके बाद माइकल मधुसूदन दत्त, राइट, ये भी आंसर नहीं है, उन्होंने ऐसे कोई नाटक नहीं लिखा है। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय की डेथ जो है वो 1833 में हुई, राइट, और ये 1860 का नाटक है जब ये लिखा गया। राजा राम मोहन रॉय जो थे इस दुनिया में थे भी नहीं, ठीक है, उनका देहांत हो चुका था, ये भी आंसर नहीं है। एंड अगेन राजा राम मोहन रॉय आपको पता है, ही वॉज एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ ब्राह्मो समाज, राइट। उन्होंने नील दर्पण नाम का जो है कोई भी टॉपिक नहीं लिखा। ये है दीनबंधु मित्र, राइट, तो इसका आंसर है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र लेखक थे,
राइट, पोएट थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, सोशल रिफॉर्म में भी उनका थोड़ा बहुत योगदान रहा है, लेकिन उनकी असली पहचान जो थी वो एज अ राइटर है। उन्होंने और भी कुछ किताबें लिखी है, बट उनका जो नील दर्पण नाम का जो ड्रामा था, जो किताब थी, ठीक है, वो काफ़ी फेमस हो गई। उसकी वजह से जो प्लाइट है, ठीक है, वो पता चली कि किस तरह अंग्रेज जो है, उनके प्लांटर्स जो है, या फिर कॉलोनियलिज्म जो है वो इंडिया को लूट रहा है, ठीक है। सो आंसर था दीनबंधु मित्रा, ठीक है। ये सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया था। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, कब लिखा, 1860 में, है ना, क्योंकि यूपीएससी में भी इसी तरह का क्वेश्चन आया था और एबीसीडी दिया था और कहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है हैपन अर्लीस्ट, ठीक है। उसमें लिखा था कि फिर बंकिम चंद्र चैटर्जी रोट वंदे मातरम, दीनबंधु मित्रा रोट नील दर्पण। तो नील दर्पण जो है 1860 में लिखा गया था, है ना। वंदे मातरम वगैरह 1800 बाद में 72 वगैरह उसके बाद में, कि बाद में भी उसका कंपाइलेशन हुआ, उससे 1870s की बात है वो, आ रहा है समझ में। तो हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, देखो यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज स्टार्टेड बाय ज्योतिराव फुले इन 1873। ठीक है, ज्योतिराव फुले, जिन्हें महात्मा फुले भी कहा जाता है, 1873, ठीक है। ही वॉज द पायोनियर ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन महाराष्ट्र। एंड आज भी जो इक्वेलिटी रिलेटेड मूवमेंट्स है, कास्ट रिलेटेड मूवमेंट, वुमेन एजुकेशन, उसमें उनका नाम जो है काफ़ी आगे है, बार बार लिया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दैट इज़ द क्वेश्चन। प्रार्थना समाज बनाया क्या उन्होंने, ठीक है। प्रार्थना समाज जो है वो आई थिंक 67 में ही बना था, 67 में बना था। और उसके फाउंडर जो थे वो आत्माराम पांडुरंग थे, बाय आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ज्योतिराव फुले ने 1873 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, दैट इज द क्वेश्चन। उसके बाद बहुजन समाज, इसकी ऐसी कोई पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही कभी, बहुजन समाज वगैरह छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन रही होगी, लेकिन ऑफ कोर्स जो ज्योतिराव फुले जो है वो बहुजनों के बारे में बात करते, बट उन्होंने इस नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं खोली। 1873 में तो बिल्कुल भी नहीं। तो 1873 में इस नाम की कोई एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ठीक है। जस्टिस पार्टी, जस्टिस पार्टी जो है वो 1916 में बनी, राइट, और वो मद्रास प्रोविंस में थी, राइट। ज्योतिराव फुले जो थे वो बॉम्बे प्रोविंस से थे, ठीक है, पूना से थे वो, ठीक ना, महाराष्ट्र से थे। तो जस्टिस पार्टी जो है, इससे जो उनका कोई लेना देना नहीं, इसमें वो मुदलियार वगैरह जो थे वो लीडर्स थे, साउथ के लीडर्स थे जस्टिस पार्टी में। जस्टिस पार्टी का मकसद भी थोड़ा बहुत इक्वालिटी वगैरह था, बट ठीक है, ये ज्योतिराव फुले से कनेक्टेड पार्टी नहीं है। सत्यशोधक समाज, ट्रूथ सीकर सोसाइटी, और सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर्स, इंग्लिश में सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर्स भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये 1873 में ज्योतिराव फुले ने बनाई थी, राइट, सत्यशोधक समाज। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। अब सत्यशोधक समाज का काम क्या था, एंटी कास्ट मूवमेंट, राइट। एंटी अनटचेबिलिटी भी था, अस्पृश्यता निवारण वगैरह, क्योंकि उन्होंने अपने कुएं वगैरह जो थे वो दलितों के लिए ओपन किए थे, उनको पनाह देते थे, है ना। वुमेन एजुकेशन, वुमेन एंड दलित एजुकेशन, राइट। बेसिकली ये उसके प्राइमरी एजेंडा थे सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज आज भी महाराष्ट्र में एक्टिव है, राइट। आज भी कई सारे जो रैशनलिस्ट है, पुरोगामी लोग जो है, प्रोग्रेसिव लोग, सत्य समाज जो ठीक है समाज है उसके फॉलोअर्स है, ठीक है। तो ये उसका आंसर था, सत्यशोधक समाज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, एनडीए 2016 सेकंड में पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
रिगार्डिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स इज आर करेक्ट। अगेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जैसे मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखो, द मूवमेंट रिसीव्ड, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो मूवमेंट में ये गड़बड़ नहीं करनी है आपको, हाँ, क्योंकि गांधी जी की जो मूवमेंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि गांधी जी ने कौन सी मूवमेंट कब शुरू की थी, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वो यहाँ पर मिक्स किया है उन्होंने, ठीक है। तो इस मूवमेंट का फीचर उस मूवमेंट को चला जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ठीक है। तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो की थी वो कब की थी, 1920 में, राइट। एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो कब की थी, वो 1930 में, राइट। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट मार्च जो है, दांडी मार्च, ठीक है, ये सीडीएम से एसोसिएटेड है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हमें देखना है दो, ठीक है, स्टेटमेंट में से कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखो, द मूवमेंट रिसीव्ड मैसिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द बिजनेस ग्रुप्स एंड पीजेंट्री। बिजनेस ग्रुप्स एंड द पीजेंट्री मतलब जो बिजनेसमैन थे वो और जो किसान थे, पीजेंट थे, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस को काफ़ी लेवल पर सपोर्ट किया। एटलीस्ट इनिशियली तो किया था, मतलब बिजनेस ग्रुप इनिशियली तो ओवरवेलमिंगली सपोर्ट कर रहा था, बाद में वो थोड़ा पीछे हट गया था, बट शुरू में था, राइट। पीछे तो नहीं हटा था, बट कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे गांधी जी को, आप मूवमेंट स्टॉप कर दो वगैरह वगैरह। बट यस, ये शुरू में किया था। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेसमैन जो है, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे वेर फेसिंग द कंपटीशन, एक अनजस्ट कंपटीशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिश मर्चेंट्स एंड ब्रिटिश बिजनेसमैन। तो उसके लिए उनका यही था कि भाई सपोर्ट करो, ठीक है, अपने पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को। तो उन्होंने सपोर्ट किया था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द मूवमेंट कोइंसाइडेड विद द लार्ज स्केल लेबर अपसर्ज इन महाराष्ट्र, ठीक है। बस इस मूवमेंट के दरमियान बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है, लेबर अपसर्ज जो आया, ठीक है, मतलब कामगार जो थे, वर्कर्स थे, वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली। क्या ऐसा हुआ था, राइट। लार्ज स्केल वर्कर का पार्टिसिपेशन जो था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे था, एनसीएम में, राइट। सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पर वर्कर्स ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया था, काफी लिमिटेड किया था, लिमिटेड एट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे लेबर ने इतने लेवल पर पार्टिसिपेट नहीं किया था। एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, द मूवमेंट वॉज मार्क्ड बाय द मास पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस ने में लॉयर और स्टूडेंट ने बहुत बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट किया। अब लॉयर्स ने और स्टूडेंट ने कौन से मूवमेंट में बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट किया था? अगेन इट वाज एनसीएम, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट, एंड नॉट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दरमियान लॉयर जैसे कि खुद सरदार पटेल, इन्होंने वकालत छोड़ दी थी, ठीक है, और भी लोग थे। तो लॉयर्स का और स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन जो था, भगत सिंह वगैरह ये तो कॉलेज में थे, उन्होंने भी कॉलेज वगैरह छोड़ दिया था, राइट। काफ़ी सारे लोग थे, सुभाष चंद्र बोस वगैरह सारे, यंगर जनरेशन। तो स्टूडेंट्स एंड लॉयर ने, ठीक है, अंग्रेजों का साथ छोड़कर, उनकी इंस्टीट्यूशन छोड़कर पार्टिसिपेट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नहीं किया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर विद इन द कोड बिलो, तो ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आ रहा है समझ में? क्योंकि यहाँ पर भी करेक्ट ही पूछा है, एक बार डायरेक्ट फिर से पढ़ो, ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारा। आ रहा है समझ में? सो हमारा आंसर है वन ओनली, ठीक है। ठीक है, अभी देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवोल्ट था, है ना, उसका, ठीक है, नीचे दिया गया हुआ कौन सा कारण नहीं था, एक कारण नहीं था, ठीक है। अभी हमें कॉजेस पता है, ठीक है। जैसे कि देखो, द रूमर दैट द ब्रिटिश हैड मिक्स, है ना, बोन डस्ट ऑफ द काउज एंड पिग्स into the flour being sold in the market, right। ये आपको पता है कि ये अफवाह फैली थी
कि भाई जो वहाँ पर ठीक है आटा वगैरह होता है उसमें ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, गाय और जो पिग होते हैं ना, पिग्स जो है उनकी हड्डियों की पाउडर मिलाते हैं, या फिर जो कारतूस होते हैं ना एनफील्ड गन के, ठीक है, वो उसको ठीक है सुअर की चर्बी लगाई होती है, ये अफवाहें फैली थी। तो इसको लेकर सोल्जर्स जो थे काफ़ी भड़के हुए थे और नाराज थे, राइट। तो ये कारण था, ठीक है। लेकिन हमें पूछा है कि नॉट द कॉज, ठीक है। सेकेंड, द प्रोपेसी दैट ब्रिटिश रूल वुड कम टू एन एंड, ठीक है, ऑन द, ठीक है, सेटरनरी ऑफ द बैटल ऑफ द प्लासी 23 जून 1857, ठीक है। एक किसी भी एक भविष्यवाणी की अफवाह फैल गई थी कि भाई जो ठीक है मतलब बेसिकली एक स्मृति दिन है 23 जून 1857, बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई है ना, एक स्मृति दिन था, उस टाइम बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, है ना, 23 जून को 1757 में। तो बराबर क्या हो रहा है, 100 साल उसको कंप्लीट हो रहे हैं, एंड अंग्रेज़ों का राज इस मुहूर्त पर जाने वाला है। ये अफवाह भी ज़ोरों शोरों से फैल गई थी, राइट। तो ये भी एक कारण था। पॉपुलर डिसकंटेंट विद ब्रिटिश रूल, लोग जो थे उससे नाराज थे, ऑफ कोर्स थे, है ना, इसीलिए तो लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एंड डी, द प्रोपेसी दैट द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल वुड लीड टू द एंड ऑफ द कलयुगा एंड द रिटर्न ऑफ द रामराज्य, ठीक है। क्या ऐसी कोई भविष्यवाणी थी, ऐसा कोई अफवाह चल रही थी कि अंग्रेज़ों का रूल जाने के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और रामराज्य आएगा? नहीं, ऐसा कोई अफवाह नहीं थी, या फिर ऐसी कोई चर्चा नहीं थी, ठीक। तो ये कारण बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। हमें पूछा है कि नॉट द कॉज ऑफ द रिवोल्ट, तो आंसर होना चाहिए हमारा डी, क्योंकि एबीसी जो थे वो उस टाइम के कॉजेस थे। See the question number 45. Which one of the following was not the feature of the subsidiary alliance of Lord Wellesley? मैंने कहा था, ठीक है, कि एक बार अगर बेसिक क्वेश्चन आता है तो अगली बार क्या होता है, डिटेल में उसी टॉपिक पे क्वेश्चन आता है। 2017 में देखो आया ही, राइट, सब्सिडरी अलायंस। सर पूछा है कि सब्सिडरी अलायंस का कौन सा फीचर नहीं था, तो मैंने आपको फीचर्स बता दिए हैं, राइट। अब ये पढ़ते हैं और आप मुझे बताओ, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, ठीक है, हाँ, जैसे कि देखो, द ब्रिटिश वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द अलाय फ्रॉम एनी एक्सटर्नल थ्रेट। ऑफ कोर्स यस, इस अलायंस के तहत मतलब ये था कि भाई हम अपनी फोर्सेस रखेंगे वहाँ पर और बाह्य आक्रमण से, एक्सटर्नल थ्रेट से, अटैक से हम आपको बचाएंगे, राइट। तो ये पॉलिसी में था। लेकिन हमें पूछा है कि क्या पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। ऑल इंटरनल थ्रेट्स वेयर टू बी हैंडल्ड बाय द अलाय अलोन विथ नो हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश, राइट। अब ब्रिटिश ने ये वादा तो किया था कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन योर इंटरनल पॉलिटिक्स, राइट, इंटरनल अफेयर्स, बट उन्होंने ये कभी नहीं वादा किया था, या फिर उस ट्रीटी का, अलायंस का ये कभी नहीं हिस्सा रहा कि भाई अगर अंदर कुछ होता है तो हम आपको हेल्प नहीं करेंगे, अगर राजा ने हेल्प मांगी तो हेल्प करेंगे, गॉट इट। तो ये नहीं था कभी भी, यही आंसर है हमारा, राइट। इट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द पॉलिसी की, ठीक है। ये सी, द अलाय वॉज टू प्रोवाइड रिसोर्सेस फॉर द मेंटेनिंग ब्रिटिश आर्मी कंटिजेंट स्टेशन इन इट्स टेरिटरी। वहाँ पर, ठीक है, जो रूलर है उसके भूमि में जो भी ब्रिटिश सेना है उसका खर्चा किसको उठाना पड़ेगा, उस रूलर को उठाना पड़ेगा, है ना। ये तो है ही, ये तो पॉलिसी का हिस्सा ही था। ब्रिटिश यही तो चाहते थे, बेसिकली यही तो पर्पस था उनका कि मुफ्त में काम हो जाए। एंड देन द अलाय कुड नॉट एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट विथ अदर रूलर्स विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। ऑफ कोर्स ये कंडीशन रखी जाती थी कि दूसरा कौन सा राजा है, ठीक है, उसके साथ अगर आपको कोई एग्रीमेंट करना हो तो ब्रिटिश को पूछे बगैर मत करो, क्योंकि ब्रिटिश का मानना ये था आर्ग्यूमेंट कि भाई देखो हमारे फोर्सेस वहाँ पर है, हम पर भी वो असर कर सकता है, तो पहले हमें पूछो एंड देनली एग्रीमेंट करो,
राइट। बट उससे क्या हो जाता था, वो राज्य जो है पूरी तरह से अंग्रेज़ों का गुलाम बन जाता था, क्योंकि अगर वो खुद को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे किसके साथ एग्रीमेंट करना है, कब करना है, कैसा करना है, तो फिर उस आज़ादी का कोई मतलब नहीं था, राइट। इसी तरह ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश वेयर कंट्रोलिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ दैट स्टेट, उसका परराष्ट्र नीति जो है उस पर कंट्रोल कब्जा करते थे, राइट। तो ये भी उस पॉलिसी का हिस्सा था सब्सिडरी अलायंस का। तो ए, सी एंड डी वॉज द पार्ट ऑफ सब्सिडरी अलायंस, बी जो था वो नहीं था। और हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वॉज नॉट पार्ट ऑफ द सब्सिडरी अलायंस, तो हमारा आंसर होना चाहिए बी, राइट। तो देखो ऐसे बहुत बार बार क्वेश्चन आए हैं, नॉट तो थोड़ा सा संभल कर पढ़ो, है ना, क्योंकि वहाँ पर आप गलती कर सकते हो। और यूजुअली मैंने आपको बताया जब नॉट पूछा जाता है तो यूजुअली शुरू का जो स्टेटमेंट होता है वो सही होता है, ताकि तुम कंप्लीटली जल्दी से उस पर जंप करो, है ना, जल्दबाजी में, इसलिए। और जो आंसर होता है हमारा वो कहीं तो नीचे होता है। ओके, और ये हमारा भी आज के इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चितगांव ग्रुप, चित्तगांव लिखा है यहाँ पर, मतलब चितगांव बेसिकली ये है, चितगांव जो अभी बेसिकली, ठीक है, बांग्लादेश में है। चितगांव उठाओ, चितगांव, चितगांव ग्रुप इज नॉट करेक्ट। अब चितगांव किसने शुरू किया था, सूर्यसेन ने, मास्टर द सूर्यसेन, उस पर मूवी भी है, मास्टर द सूर्यसेन, है ना, मास्टर द सूर्यसेन, ठीक है। टीचर थे, है ना, शिक्षक थे, कांग्रेस से रिलेटेड थे, ठीक है। बट उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग जो थे अपनाया था, और वैसी टैक्टिक यूज़ की थी कि काफ़ी ब्रिटिश, ठीक है, आर्मी ऑफिसर्स वगैरह जो थे या फिर पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस थे, मारी गई थी उसमें, राइट। और वो खुद भी बाद में शहीद हो गए, सूर्यसेन। तो उसके बारे में ये है, पूछा है कि क्या करेक्ट नहीं है। इट्स मेंबरशिप इंक्लूडेड द लार्ज नंबर ऑफ द यूथ। ओके, यूथ था क्या उनके ग्रुप में, था। कौन कौन था, क्या गणेश घोष थे, लोकेशनाथ बाउल थे, और अनंत सिंह भी थे, ठीक है। अदर भी थे, मतलब वुमेन, महिलाएं थी, महिला भी उसमें पार्टिसिपेट थी। तो स्टेटमेंट 1A जो है मतलब बेसिकली ये करेक्ट है, और हमें नॉट ढूंढना है। इट्स लीडर सूर्यसेन, हाँ सूर्यसेन लीडर थे, हैड बीन अ लॉयर इन ढाका बिफोर द ज्वाइनिंग द ग्रुप। नो, ही वॉजंट अ लॉयर, ही वॉज अ टीचर, है ना। इसलिए मैंने आपको कहा ना, इनको क्या कहते थे, मास्टरदा, ठीक है, मास्टरदा, ठीक है, मास्टर जो बोलते हैं ना, मास्टर जी, ठीक है। तो मास्टर जी बिकॉज ही वॉज अ टीचर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर यही है बी। बट फिर भी सी एंड डी देखो, सूर्यसेन एंड हिज ग्रुप वेयर क्लोजली एसोसिएटेड विद द कांग्रेस वर्क इन चितगांव। अब ठीक से जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको लगे कि सूर्यसेन तो क्रांतिकारी थे, कांग्रेस के साथ कैसे, तो वो कांग्रेसमैन ही थे। इनफैक्ट वहाँ की जो जिला कमेटी थी उसके वो अध्यक्ष थे, राइट। तो ही वॉज अ कांग्रेसमैन, ठीक है। तो ये जो है ये करेक्ट है। एंड दिस ग्रुप हैड प्रिपेयर्ड एन एक्शन प्लान टू ऑक्यूपाई, ठीक है, द आर्मरीज इन चित्तेगांव। उन्होंने एक प्लान बनाया था, और शस्त्रागार जो था वो लूटने का उनका प्लान था, और उन्होंने वो लूटा भी, बट उसमें उनको पार्शियल सक्सेस मिला था, है ना। तो उन्होंने एक प्लान बनाया था, वहाँ से शस्त्रास्त्र जितने भी मिले, फिर वो एक चितगांव की जो बहुत बड़ी पहाड़ी इलाका था वहाँ के जहाँ पे छुप गए। उनका वो प्लान का हिस्सा था कि यहाँ पर हम छुपेंगे, फिर फोर्सेस आएंगी और हम लड़ेंगे। तो उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर वगैरह टेक्निक यूज़ कर काफ़ी फोर्सेस को मार गिराया था। और जब आखिरी बुलेट, मतलब इनकी गोलियाँ ही ख़त्म हुई, हथियार ख़त्म हो गए, तब जाके, ठीक है, उन सब जो है उनको जाकर अंग्रेज़ों ने मार दिया। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर हमें पूछा था नॉट करेक्ट, तो ये सेकंड है कि सूर्यसेन लॉयर नहीं थे, सूर्यसेन शिक्षक थे, राइट। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है, इसलिए आंसर जो है हमारा बी है, ठीक है। ओके, तो देखो ये पार्ट 2 था मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ डिस्कशन का। पार्ट 3 जो है अगले वीडियो में होगा, उसको भी आप ज़रूर देखो।
और यहाँ पर जो हमने बातें की है, जो एनालिसिस किया है, जो टॉपिक्स मैंने बताया है कि पढ़ो आप, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करो इंटरनेट एंड बुक से, डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।